साथ वाले भाई के पास है बुक? चले एक बुक दे दीजिए प्लीज। माशाल्लाह नई नवेली बुक। ओके जी, आ जाइए रेशोस पे। आधे रेशोस इंशाल्लाह फारिग करा देंगे सारी, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही है, वो तो चलती रहेगी। अभी IS 8 के हमारे इंशाल्लाह कितने सवाल हो गए हैं? 4-5 सवाल कर लिए हमने। नहीं काफ़ी नहीं हुआ, अभी मैंने 2 सवाल और कराने हैं। एक मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा कराना है। हाँ जी बिल्कुल, ये सवाल मैंने कराना है आपको। एक तो है पास्ट पेपर का था सवाल IS 8 का, चांद लिमिटेड क्वेश्चन 4, ये मैंने कराना है आपको। हाँ होमवर्क में दिया हुआ है मैंने आपको। 496 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं दिया हुआ आपको। पास्ट पेपर 4 मैंने कल आपको दिया गालिबन, ये आज का बेसिकली होमवर्क था आपका। तो एक ये सवाल मैंने आपको कराना है, ये सवाल मैं इंशाल्लाह आपको मंडे को कराऊंगा। और एक सवाल मैंने आपको करवाना है, एक और है इसके अंदर, ये सुप्रीम जो है सवाल क्वेश्चन बैंक का 9 सुप्रीम सीमेंट, इसकी एक आधी एडजस्टमेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और आसिफ इंजीनियरिंग वाला सवाल किधर है? ये नजर आ गया क्वेश्चन 4। ये भी 2-3 सवाल हमने करने हैं। ओके, ये 2-3 सवाल अभी हमने कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह IS 8 की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। इंशाल्लाह यहाँ से भी बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मीनवाइल रेशोस चल रही हैं, जब ये सवाल खत्म हो गए तो रेशोस खत्म हो जाएंगी और उनके सवाल शुरू हो जाएंगे, फिर हम साथ EPS शुरू कर देंगे, ठीक है। तो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं। इरादा है इंशाल्लाह छुट्टियों से पहले आपका EPS भी किसी किनारे लगा दिया जाए, क्योंकि अगले हफ्ते भी आपकी कोई 2 एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान करते हैं हम, ठीक है। तो EPS इंशाल्लाह इस संडे को, कल वीक में कर लें, बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, आगे आपके पास 3 छुट्टियां हैं, आप उसमें कवर कर लेंगे। अभी कल अगर बुला लूँगा ना, तो एक तो आपको वो मेंटली इंसान को वो मिलता भी नहीं है, वो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मिलता, तो वो बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा आपके ऊपर। ऑल दो 2 पेपर हैं, कितना का पड़ जाना, लेकिन माशाल्लाह आप हैं, नन्ही सी जान, छोटे से बच्चे परेशान हो जाते हैं। ओके जी, पेज 761 पे आइए, जहाँ पे हमने पिछले इजलास की कार्रवाई बर्खास्त की थी, तो यहीं से इजलास की कार्रवाई शुरू करते हैं भाई। पॉइंट नंबर 3 पे, ये अभी तक सारी ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ही चल रही हैं। ओके, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, बस इनको ना सेग्रीगेट करके ग्रुपिंग कर दी गई है, ताकि अगर इन सबका इकट्ठा एनालिसिस करना पड़े तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर है जी सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, सॉरी सेल्स या कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, बड़ी मजे की रेशो है भाई ये। दिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ सेल्स अचीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ईच ₹1 ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो कहता है कि बिजनेस में ₹1 का अगर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे बताइए कि कितनी सेल्स अचीव होंगी। तो अगर आपका दोस्त एक रेस्टोरेंट ओपन करके बैठा हुआ है और वो आपके पास आता है और कहता है कि भाई थोड़ा सा मेरे रेस्टोरेंट में पैसा लगाओ, तो आप उससे सवाल नहीं करेंगे कि भाई मेरे ₹1 लगाने से तेरी कितनी सेल बढ़ेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। और ये मैं ऑनलाइन बिजनेस की मिसाल इसलिए आपको बार बार देता हूं कि ये ऑनलाइन बिजनेसेस जो है, ये बेसिकली आपको पता है ये मैकेनिज्म कैसे चल रहा होता है। तो इसके अंदर तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जितना ज्यादा आप मार्केटिंग एड पे लगाएंगे, जो फेसबुक पे लगाएंगे, उतनी ही मल्टीप्लीकेशन होके आपको सेल मिलेगी। ये इनका सिंपल एक रूल होता है। और एक ना टर्म यूज होती है ROAS, ROAS, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंट, कि आपने कितना खर्चा किया तो बदले में कितनी सेल आई। तो नॉर्मली जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो *7 से लेके *8 तक चल रहे होते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए के एड्स एक महीने में लगाएंगे तो आपको 7 से 8 लाख रुपए की सेल मिल जाएगी। 2 लाख का अगर एड स्पेंड लगाएंगे तो 14 से 16 लाख की हो जाएगी। कुछ बिजनेसेस 15-15, 16-16 के ROAS पे भी चल रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ना कुछ थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है कि आप कितना पैसा डालेंगे तो सेल आपकी निकलेगी, जनरेट होगी। तो ये बात बिल्कुल वही बताती है, दिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ सेल्स अचीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ईच ₹1 ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल होता क्या है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात वो करता है कि जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल आप लगाएंगे उससे सेल्स कितनी निकलेंगी। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स रादर देन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। याद रखिएगा, ये भी रेशो का जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो इस रेशो के साथ हम 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करने से ना परसेंटेज बन जाती है। ओके, तो हम इसको टाइम्स में ही रखेंगे। द कैपिटल एम्प्लॉयड बताने लगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है जी, सेल्स ओवर
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और 100 से तो आपने मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अभी देखते हैं ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। मैं जरा वैसे एक एग्जांपल लिख लूं। लेट्स अज्यूम सेल्स है 1000 की और कैपिटल लगा हुआ है 200 रुपए का, तो क्या मतलब है इसका? 5 टाइम्स मींस कि आप जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे उसके 5 गुना सेल आपको मिल जाएगी। ओके, तो 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 5 रुपए की सेल आ जाएगी। ये इस रेशो का मतलब है। अब अगली बात करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या मुराद है और फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या मुराद है। कैपिटल एम्प्लॉयड भाई साहब फरमाते हैं इज एन एग्रीगेट ऑफ इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स। भाई साहब फरमाते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड सम होता है इक्विटी का, और इक्विटी में तो वो आपको पता है दुनिया जान की चीजें आ जाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में देखा नहीं, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, सब गंद बला उसके अंदर आ रहा होता है। अच्छा सॉरी, आपके लेवल में, मेरे लिए, मेरा तो पास हो गया ना, मैं तो कह सकता हूं, आपके लिए तो बड़ी काम की चीजें हैं। जनरल साहब भी आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो भाईजान वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी इक्विटी है, उसको उठाना है। प्लस अगर आपको कहीं से लॉन्ग टर्म डेट मिला हुआ है तो वो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है भाई। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो बिजनेस की बैलेंस शीट होती है इसमें आपको यहां पे इक्विटी नजर आती है, इसके अंदर आपने शेयर कैपिटल लिखा होगा, शेयर प्रीमियम लिखा होगा, रिटेन अर्निंग्स होंगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, सब कुछ होगा। मिसाल ले लें 100, 150, 200, 50, 250, 450, 500, 500 की इक्विटी। और लेट्स अज्यूम आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ रहा है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन कह लें, लॉन्ग टर्म डेट कह लें, यह आ रहा है 200 का। और आपकी करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन्स भी तो होते हैं ना कुछ, जो 1 साल के अंदर आपने पे करने होते हैं। ये मिसाल के तौर पे आ रहे हैं 50 के। तो आपके लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बेसिकली वो ये है, ये दोनों 500 जमा 200, 700। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि जब आप बैंक के पास जाते हैं ना कर्जा लेने, तो बैंक आपसे ना सवाल करता है कि आपको ये पैसे चाहिए क्यों। आप फिर उसको कहते हैं कि भाई मैंने ना इस पैसे से बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बना के मैंने उसमें मशीनरी इंस्टॉल करनी है, और मशीनरी इंस्टॉल करके मैंने उससे बिजनेस करना है। अब वो ये बात कहेगा भाई ये काम तो 6 महीने में तो होने वाला है नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले कर्जा लेना पड़ेगा, जमीन खरीदनी पड़ेगी, फिर आप फैक्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री बना के फिर आप उसमें मशीनरी लगाएंगे। तो फैक्ट्री कोई छोटी थोड़ी बनती है, बड़े एरिया पे बनती है। आपको 1.5-2 साल तो कहीं नहीं गए आपके, 1.5-2 साल बाद ही कुछ होगा, जो कुछ भी होगा। तो इसीलिए आपका बेसिकली ये वो कैपिटल है जो आप बिजनेस में लगा रहे हैं, इसलिए इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। एक तो रूटीन के होते हैं ना, सब पैसे दे दें सर, कर्जा दे दें, 6 महीने के लिए तनख्वाहें देनी है लोगों को, हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो इम्पैक्ट नहीं डाल रही होती। असल में इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट डाल रही होती है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो इम्पैक्ट डाल रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये भी हमारा कैपिटल है। ठीक होगी बात? तो ये बात सबको समझ आ गई कि आज के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल की बात नहीं कर रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूं। कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्क है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट आता है। ओके दोस्त, सब अच्छा है। चलें जी, याद करें वो दिन जब आप फाइनेंस मैनेजर बनेंगे किसी कंपनी के, इन तमाम चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा। फिर आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक को कहेंगे कि मुझे कर्जा चाहिए। वो पूछेगा कर्जा कितनी देर के लिए चाहिए, आपको कुछ पता नहीं होगा, आप कहेंगे 5 साल के लिए दे दे। कहेगा तूने कर्जे के लिए करना क्या है? आप कहेंगे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। फिर वो सवाल करेगा हाँ भी 5 साल के लिए क्यों चाहिए? फिर डे टू डे के लिए चाहिए तो 6 माह के लिए ले लो, शॉर्ट टर्म लोन ले लो। तो ये इस चीज़ से फिर आप ये सीखेंगे कि आइंदा जब मुझे कर्जा चाहिए होगा अच्छे खासे खर्चे के लिए, तो मैंने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए नहीं लेना बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लेना। तो यही वो फाइनेंस मैनेजर, वही वो बैंकिंग होती है, यही वो तजर्बा होता है जो आपको वक्त के साथ मिलता है। ओके, द कैपिटल एम्प्लॉयड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्या बात समझ आती है? समझ आती है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। देखिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, और मैं भी जरा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये दोनों चीजें मेरे लिए क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसी है ना, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन। अब वो कहता है कि भाईजान टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज निकाल दें तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा। सर टोटल एसेट्स अगर आपके 1000 रुपए के हैं तो ये भी टोटल 1000 ही होगा ना? बोले, दोनों साइड मैच होंगी। करंट लाइबिलिटीज बीच में आपके पास है जी 100 की, नॉन करंट है 300 की, इक्विटी है 700 की। ये कुछ ऐसे ब्रेकअप है।
सर अगर आप टोटल एसेट्स 1000 ले लें, 1000 में से ये 100 माइनस कर दें, सॉरी नॉन करंट का तो मैंने लिखा ही नहीं, ये कितना बनता है, नहीं लिखा हुआ है 300, मैंने सॉरी लिखा हुआ है। आप अगर 1000 में से ये 100 माइनस कर दें तो क्या बनेगा भाई जी, ये 200 बनता है ना यार, ये गलत हो गया, ये अब 1000 पूरा है, 700 200 900 और 100 1000, ठीक है। अगर आप 1000 में से 100 माइनस कर दें, टोटल एसेट में से करंट माइनस कर दें, तो आपके पास 900 बचेगा, तो यही तो 900 है, वो 700 जमा 200, ठीक है। तो उसने बता दिया कि एक तरीका ये भी है इसको कैलकुलेट करने का। अब अगली बात, अब प्रॉब्लम ना थोड़ी सी एनालिसिस में आ जाती है। मैं पढ़ा था कल परसों कि जून के महीने में ना पाकिस्तान का करंट अकाउंट पॉजिटिव आया। करंट अकाउंट पता है आपको क्या होता है? करंट अकाउंट होता है कि कितने डॉलर आए, कितने डॉलर गए। सिंपल समझ लिया, पाकिस्तान का कैश अकाउंट होता है, डॉलर अकाउंट होता है पाकिस्तान का, कितने पैसे आए कितने पैसे गए। उसमें आ रहा था जी 33 करोड़ डॉलर हम पॉजिटिव में रहे। बड़ी उस पर जो है ना वो खुशियां मनाई जा रही थी कि 33 करोड़ डॉलर हम पॉजिटिव में हैं। लेकिन कोई बात ये नहीं समझ रहा कि इसमें से बहुत से आउटफ्लोज हैं जो कि हमने बंद किए हुए हैं। हम इंपोर्ट तो करने नहीं दे रहे, नहीं करने दे रहे ना, चीजें तो पाकिस्तान में आ नहीं रही। चीजें अगर पाकिस्तान में आ नहीं रही तो इसका मतलब है आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो आउटफ्लो अगर नहीं हो रहा तो नेचुरली उसने तो वहीं पर रुके रहना। लेकिन उस आउटफ्लो ना होने की वजह से पाकिस्तान में चीजें नहीं आ रही, और चीजें नहीं आ रही तो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। उस दस्तयाब ना होने की वजह से काफी कंपनीज प्रोडक्शन करती ही इंपोर्टेड चीजों पे थी, वो नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब है कि बेशक आपने 33 करोड़ डॉलर दिखा दिया जी, बड़ा पॉजिटिव कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या किया? एक घर का बड़ा खर्चा था, बड़ा खर्चा था। एक दिन एक बंदा उस घर से बाहर आया, कहता है मैंने इस घर का खर्चा ना सारा जीरो कर दिया। वाह, तू तो बड़ा अकलमंद है, तूने क्या किया? मैंने सबको गोली मार दी। ये क्या बात हुई? तो इसीलिए याद रखिएगा कि कुछ चीजें ना अकाउंटिंग के अंदर ना मैनिपुलेट की जा सकती हैं। अब मैनिपुलेट इनको बिल्कुल किया जा सकता है, भला कैसे? किसी दोस्त से लॉन्ग टर्म डेट उठा लिया आपने, आपकी रेशो नीचे जा रही थी, आपने कहा नहीं यार ये तो काम खराब है, तो जरा उठा दो उसे। आपने क्या किया? आपने कैपिटल जो है ना दोस्त से लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्ट करवा दिया 1 साल के अंदर। अब जारी बात है उस साल आपका वो जाना है कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर, जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर जाएगा आपकी ये रेशो नीचे आ जाएगी। ऐसे है ना, डिनोमिनेटर पे तो इनवर्स रिलेशन होता है, आपकी ये रेशो नीचे आ जाएगी। तो फिर इस चीज को देखते हुए हम एवरेज निकाल लेते हैं। हम कहते हैं यार इस तरह ना करो, किसी साल में कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, इट्स बेटर कि आप ना एवरेज निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड की एवरेज निकाल लो। अब वो एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज इस तरीके से निकलेगी कि आपके सामने 2 साल का डाटा होगा, 2022 2021। लेट्स अज्यूम 2022 का जो कैपिटल है वो आपके पास 200 है, इसका 100 है, और लाइबिलिटीज इसकी 400 है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन जिसको बोलते हैं, और इसका जो है वो 600 है। नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 100 कर लें इसको। अब इसमें देखें कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 600, इसमें हो गया 200। अब इसमें सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 200 निकल आएगा, इसमें सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 600 होगा। तो वो थोड़ी बात ना गलत हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। 22 की रेशो जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा वो निकलेगा 600 जमा 200 डिवाइड बाई 2, तो कितना बना जी? 400। तो हम 400 जो है वो कंसिडर करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल कर्जा लिया हो, उसको करने के लिए बूस्ट कर दिया गया हो, तो उसके इंपैक्ट को निगेट करने के लिए और चीज़ों को कुछ मुनासिब करने के लिए हम एवरेज आउट करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए ये एवरेज रेशो आपको बहुत जगहों पर नजर आएगी, जैसे यहाँ पर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में नजर आ रही है। सो व्हेन पॉसिबल यूज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द ईयर, दिस इज यूजली द एवरेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग और एंड का मतलब क्या होता है? इस साल का शुरू, साल का एंड। तो जिस साल का शुरू होता है वो पिछले साल का एंड ही होता है, तो इसलिए आप एवरेज ले लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है जी द सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स जनरेट रेवेन्यूज। ये बताता है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कितनी एफिशिएंटली रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। यानी अगर आपको पैसा पकड़ा दिया जाए 1 करोड़ रुपया, आप कितनी एफिशिएंटली उससे सेल्स जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो ये बताती है। Here every single rupee of the capital employed in the business is generating rupees 3 point। ये डाटा जो है ना उसी अदील लिमिटेड का डाटा है। तो आप देखें कि उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है 1272.5। ये कैलकुलेट कैसे हुआ, जरा ये देख लें, किस चीज क्या समझ आ जाएगी? नहीं है, समझ आ जाएगी। आइए पेज नंबर 759 पे,
कोशिश करते हैं निकालने की, कोशिश करते हैं निकालने की। आइए, हाँ जी, 2024 का अगर मैं अदील लिमिटेड का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहूं तो 2024 पेज 759 पे आपको नजर आएगा ये सवाल। आपके पास 1160 है जी इक्विटी, और लॉन्ग टर्म डेट कितना है जी? लॉन्ग टर्म डेट आपके पास है 125। तो बताइए 2024 का टोटल कितना बना? 1260, 1285। और 2023 की अगर बात की जाए तो 24 और 23 दिया हुआ है, हाँ 23 में आपको कैपिटल दिया गया है 1110 का, और लॉन्ग टर्म डेट आपको दिया गया है 150 का, 150। तो कितना बना जी? 1260। लेकिन हम तो एवरेज लेते हैं भाई, हम तो एवरेज लेते हैं, तो एवरेज के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करके क्या डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो बताइए क्या आंसर आता है? 1272.5 आएगा टू बी एग्जैक्ट। ओके, तो अगर आप वापस सवाल में आए, पेज 761 पे आए, तो देखें क्या डिनोमिनेटर में 1272.5 ही लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है भाई। ओके मैन, तो इसका मतलब है कि 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे 3.39 आपको सेल मिलेगी। तो आज के बाद आपका दोस्त जब भी आपको कहे ना इन्वेस्ट कर दो, ये रेशो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको उसके सारी बातों का। तेरे भाई की तो माशाल्लाह 2 करोड़ की सेल है, आप इंप्रेस हो यार, 2 करोड़ की सेल है। सर नहीं, पहले देखें कैपिटल कितना लगा है, पता है 6 अरब लगा के 2 करोड़ की सेल लगा रहा है। तो आप कहेंगे यार निकल जा तू यहाँ से, तू नेगेटिव में पॉइंट कुछ में गया हुआ है तू। इसका मतलब है तू 10 रुपए लगा के 1 रुपए की सेल लाता है। ये तो कहीं ये तो किसी किताब में नहीं लिखा ना भाई। It must also be taken into account that the age of the company's assets can heavily impact. ये क्या मतलब है? Hence result in different asset turnover ratios for similar companies. अच्छा, इसको ना asset turnover ratio भी बोलते हैं, इसका नाम asset turnover भी है। क्या मतलब है भाई इसका? क्या मतलब है इसका? क्या एज ऑफ द एसेट्स क्या है कि मुझे समझ नहीं आई। डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो ज्यादा होगी, ऐसे ही है। एक चीज आपको बताई कि डिनोमिनेटर में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको निकालने का तरीका है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर एसेट्स की वैल्यू कम कर दूं तो क्या होगा? डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा कर दूं तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। एसेट्स बिल्कुल नए हैं, ब्रांड न्यू खरीदे हैं, महंगे ही होंगे ना, महंगे ही होंगे। तो क्या डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो गया तो रेशो कम। और अगर एसेट्स मेरे 10 साल पुराने हैं, फुली डेप्रिशिएटेड पड़े हुए हैं या नियर टू फुली डेप्रिसिएशन, उनकी बुक वैल्यू कहां की कहां गिर गई होगी। और बैलेंस शीट में आपको पता है बुक वैल्यू दिखाते हैं, तो बुक वैल्यू उनके नीचे गिरी होगी। तो पुराने एसेट्स की वैल्यू कम होगी, एसेट्स कम होंगे, डिनोमिनेटर कम होगा, तो रेशो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि आंखें बंद करके इस रेशो पे तमाद ना किया करो, पहले ये देख लिया करो कि क्या कंपनी के जो एसेट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत पुराने हैं और उनकी वैल्यू बहुत नीचे गिरी हुई है और आपको उस वजह से गलत रेशो नजर आ रही है। क्या बात समझ आई? इसलिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल अ कंपनी हैविंग ओल्डर एसेट्स विद लोअर बुक वैल्यूज might have a higher asset turnover ratio than the one with the similar revenues but newer higher net book value assets. तो जिनके नए एसेट्स होंगे उनकी जारी बात है बुक वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो रेशो कम आएगी। जबकि जो पुराने एसेट्स वाली कंपनी है उसके एसेट्स की वैल्यू कम होगी, रेशो जो है वो ज्यादा आएगी। ठीक होगी बात? क्या ये बात सबको समझ आती है? ये बोर तो नहीं हो रहे आप? हो रहे, मैं भी बोर हो रहा हूं, कोई बात नहीं, फिर होते हैं, क्या कर सकते हैं आप। टॉपिक ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस कट जाएगा सफर हमारा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। एसी नहीं चल रहा, चाय पियेंगे आप लोग? कोई, सब नौसर वाले, कोई नहीं पिएगा चाय? अब मैन, 1 2 बस 3 लोग चाय पियेंगे, 4 लोग, आप 4 लोग, 5 6 7। यार एक ही दफा सर, वो जरा उनको कहिएगा कि मेहरबानी करें जरा इनके लिए ना चाय मंगवा दीजिए और चीनी इतनी डालिएगा कि आइंदा ना मांगेंगे। समोसा भी मंगवा दें, समोसा नहीं मिल रहा। नहीं सारे तो नहीं, कौन बताएं यार, हाथ खड़े जरा प्लीज, किन्होंने नहीं पीनी चाय यार, फिर जाया होती है प्लीज। 2 कप 3 कप नहीं पीनी, 3 कप, 3 4 माइनस कर दें, बंदे गिन लें, 4 माइनस कर दें, बाकी मंगवा, मेरे लिए ना मंगवाइएगा।
अपने लिए बेशक मंगवा लीजिएगा। आपने भी खाना खाना है कि खाया है? खाना है यार, बताइएगा फिर, मैंने भी खाना है अभी। चले आगे चले। आज तो यार बड़ा एंड हो गया, नाश्ता भी नहीं किया हुआ सुबह का। Oh man, I've got something here. क्या बात है, उम्र अयार है इशा। ओके, a constantly declining assets turnover ratio or a lower ratio as compared to the industry averages might indicate towards the issue। ले जी, अगर आपकी एसेट टर्नओवर रेशो ऐसे करके जा रही है नीचे यूं करके, और इंडस्ट्री से भी नीचे आपकी ये रेशो जा रही है, मार्केट कहती है 1 रुपया लगाओ 50 मिलेंगे, आपको 5 मिल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्या मतलब है इसका? सर एसेट्स अन्यवा रखे हुए, प्रोडक्शन कर नहीं रहे, प्रोडक्शन कर नहीं रहे। अब अगर एसेट्स रखे हुए हैं तो एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे ना, ठीक होगी बात। पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फारग हैं आप, क्या मतलब है इसका? पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? बड़ा प्रॉब्लम होता है जब एक दुकान पे आप जाते हैं ना, तो उस दुकान पे स्टॉक अन्यवा पड़ा होता है, लेकिन जो चीज आप मांगते हैं उसके बाद होती नहीं है। अक्सर होता है ना, आप किसी दुकान पे कोई कपड़े लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, आप उससे पूछते हैं ये चीज है, वो कहेगा नहीं है, आप कहेंगे अच्छा ये चीज है, ये भी नहीं है, ये चीज है, नहीं सर ये भी नहीं है। आप कहते हैं यार तू इतनी बड़ी दुकान तूने रखा क्या है, वो क्या लाफिस। फिर आप बाहर आ जाते हैं, फिर आपने जो एक दो चीजें अगर मिल भी जाए ना, आप कहते हैं तेरे से तो लेनी नहीं, वहीं से लूंगा जहां से सारी इकट्ठी मिल जाए। तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को गलत रखा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि इस मार्केट में बेचना क्या है मैंने। तो इसका मतलब है स्टॉक तो नेवा आ रहा है, एसेट्स तो नेवा आ रहे हैं, लेकिन सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही क्योंकि उसके पास बिकने वाली चीजें ही नहीं है। ओके, एंड स्लॉपी कलेक्शन मेथड, ये वही बात है जो भी मैंने बताई, एक ही बात है, स्लॉपी कलेक्शन। स्लॉपी मैन, व्हाट अ वर्ड, स्लॉपी कलेक्शन मेथड्स। द हायर द रेशो द बेटर इट इज कंसिडर्ड, क्या मतलब है इसका? जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छा होगा ना। 1 रुपया डाल के 1 करोड़ रुपया मिल जाए सर, वो था ना एक डबल शाह, कहता तो 100 रुपया दो 200 करके दूंगा, था ना एक डबल। ओके, तो कुछ ऐसी बात हो जाए बिजनेस में भी। So the higher the ratio, the better is considered. Yet capital investment for purchasing assets in anticipation of future growth or sale of existing unnecessary assets for an anticipated decline in future can suddenly or may artificially change the company's assets turnover ratio। कह रहा है existing assets बेच दो या नए एसेट खरीद लो, ये चेंज हो जाएगी। और राइटली सो, राइटली सो, जब भी आप एसेट लेके आएंगे एसेट तो ऊपर आएगा ना, या रिवैल्यूएशन करा देंगे तो चेंज तो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है इस तरह की हरकतें करोगे तो आपकी ये रेशियो चेंज हो सकती है, इसलिए सिर्फ 3.5 ना रहना। ओके, और भी चीजें देख लेना। Besides, companies in the capital intensive industries tend to have a lower asset turnover ratio than the ones operating with fewer assets। कुछ कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि यार बेहतर है हम एसेट्स जो हैं वो अपने ना खरीदें, हम रेंट पे ले लें। तो अगर एसेट्स वो रेंट पे ले लेंगे तो क्या उनके कैपिटल में वो एसेट्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है उनका कैपिटल कम होगा, तो इसका मतलब है उनकी ये रेशो बहुत ऊपर जा रही होगी। इसके बरक्स जो कंपनीज एसेट खरीद लेंगी, जाहिर बात है उनका डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, उनकी रेशो कम हो जाएगी। तो ये बात वो बता रहा है। देयरफॉर फॉर अ मोर मीनिंगफुल एनालिसिस द कंपनी शुड बी कंपेयर्ड विद इन द सेम इंडस्ट्री। तो इसलिए आइसोलेशन में आप देख के कुछ नहीं बता सकते, आपको कंपेटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा। इवन सेम ट्रेंड एनालिसिस, जो ईयर टू ईयर कंपैरिजन होता है ना, उसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, वो भी शायद आपको इतनी अच्छी बातें ना बता सके। ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप इसको क्या करें, आप इसको किसी कंपेटिटर के साथ कंपेयर कर लें। It can be useful to measure the annual growth in sales measured as a percentage of sales in the previous year as already covered in horizontal analysis। वो कह रहा है कि आप सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इसने ऐसी जुमला लिखा हुआ, इससे पता कुछ नहीं चलेगा। असल पता आपको तभी चलेगा जब आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके तभी बातों को देखेंगे, जरा क्वालिटेटिव फैक्टर देखेंगे। ओके भाई, ओके। अगली रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और याद रखिएगा, जब भी अगर आप कल को कोई कंपनी बनाए, अगर आपके ज़हन में आए कि जी हम कंपनी बनाते हैं, असल में अब ना ज़रा बात को ध्यान से सुनिएगा, वैसे समझाने के लिए बात बेहतर समझ आ जाएगी। वो दौर गुजर गए जब हम बिजनेस करते थे कि महीने के पैसे आएंगे, वो दौर गुजर गए। अब लोग इस मकसद के लिए काम नहीं करते, लोग इस मकसद के लिए काम करते हैं कि हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराएंगे, इस कंपनी का बस किसी तरीके से मार्केट में थोड़ा सा नाम बन जाए। और नाम बनने का मतलब ये नहीं होता कि लोग इसको पहचाने, नाम बनने का मतलब ये होता है कि इसमें थोड़ी सी सेल्स आ जाए। जब उसमें सेल्स आ जाती है ना, टाइम आपको लगता है कुछ साल, 2 साल आपको लग जाते हैं, 2 से 3 साल आपको लग जाते हैं। अगर 3 साल में मिसाल के तौर पे आपने मंथली 1 करोड़ की सेल अचीव कर ली, तो मैं आपको सिर्फ वो जो कहते हैं ना झटका मेथड, एक बस जुगाड़ू स्टाइल,
तो जुगाड़ू स्टाइल ये होता है, ये वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, शायद ये रेशो कुछ उससे बेहतर समझ आ जाए, वरना ये कहीं किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये मैं आपको बस अपने एक्सपीरियंस से और जो मैंने लोगों को फंडिंग दिलाई या जो मैंने काम किया मैं उस हवाले से बता रहा हूं। अगर आपकी 1 करोड़ मंथली सेल हो जाती है ना, और आप जाते हैं बाहर के मुल्क में और लोगों को कहते हैं कि यार ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी को खरीदना चाहते हो तुम, तो कहेगा बिल्कुल खरीदना चाहता हूं। तो इस कंपनी को कितने में बेचेंगे आप? वैसे तो इसके बहुत से मेथड हैं जो कि आप बीएफडी जो आपका सब्जेक्ट है वहां पे जाके पढ़ेंगे, बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। लेकिन एक जुगाड़ू स्टाइल है। जुगाड़ू स्टाइल ये है कि वो कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारी मंथली सेल है, मुझे अपने 4 महीनों की सेल बताओ। आप अपने 4 महीनों की सेल बताएंगे, किसी में 1 करोड़ होगी, किसी में 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी, किसी में 90 लाख हो जाएगी। तो आप 4 महीनों की सेल निकालेंगे, वो उन 4 महीनों का निकालेगा एवरेज। 4 महीनों का एवरेज मिसाल के तौर पे मैं आसानी के लिए कहता हूं कि 4 महीनों का एवरेज किया तो 1 करोड़ ही आया, मान ले बात। वो इसको मल्टीप्लाई करेगा 12 से, आपकी साल की सेल निकालेगा, कितनी बनी? 12 करोड़। 12 करोड़ उसको मल्टीप्लाई कर देगा 4 से, 48 करोड़। कहेगा मेरी नजर में आपकी कंपनी की वैल्यू 48 करोड़। क्यों भला? सर अगर आप करोड़ की सेल कर रहे हैं तो हर महीने कर रहे हैं ना, पूरी जिंदगी करेंगे, तो उस पूरी जिंदगी के वो आपने कैश फ्लोज बनाने होते हैं, जैसे इम्पेयरमेंट में बनाते थे ना IAS 36 में, आप पूरे कैश फ्लोज बनाते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट कैश फ्लो निकालते हैं, उसको आज पर डिस्काउंट करते हैं, तो वो असल में कुछ इसके आसपास आती है। ये एक जुगाड़ू स्टाइल है जो कि चलता है। 48 करोड़, वो कहेगा 48 करोड़ तो मैं देता हूं, बेचनी है कंपनी, मुझे बेच दो। अब आप खुद सोचें, आपने 3 साल कितना का खर्चा कर दिया होगा, कितना का खर्चा कर दिया होगा? करोड़ कर दिया होगा, 2 करोड़ कर दिया होगा, चले 5 करोड़ कर दिया होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि 5 करोड़ पे करोड़ की सेल आएगी ना, अगर इससे ज्यादा किया होगा तो सेल भी ज्यादा होगी। तो आपके 5 करोड़ 3 साल लगाने के बदले आपको 48 करोड़ मिल गया। अब लोगों का ध्यान ज्यादा इस तरफ जाता है, वो कहते हैं यार ये पर मंथ कमाना कुछ नहीं होता, ये एक ही बॉल पे बस छक्का होता है, बाकी 5 बॉलें और की टिप टिप होती हैं, ये कोई नहीं होता हर बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश करो, नहीं, 5 के अंदर टिप करके उतारो, एक बॉल पे छक्का मार दो, बात वहीं आ जाती है। तो ये छक्के मारते हैं हम लोग। कुछ बात समझ आई? इसको कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ द कंपनी, फ्लिप कर देंगे। ये कंपनी बेचेंगे, टूर मार के आएंगे यूरोप का, वापस आएंगे 10 करोड़ साइड पे करेंगे, एक और कंपनी बनाएंगे, 3 साल फिर चलाएंगे, वो करेंगे, वो बेचेंगे फिर। अब लोग इस चक्कर में पड़ रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि आपको अक्सर औकात ये बात नजर आती होगी कि फलानी कंपनी ने इतनी फंडिंग रेस कर ली, फलानी कंपनी ने इतनी फंडिंग रेस कर ली, अक्सर आप ये पढ़ते होंगे, उसको इतने फंडिंग बाहर से आ गई। वो यही चक्कर होता है। वो उनसे कहते हैं आपने बेचनी है सर, सारी नहीं बेचनी, 30% ले लें आप, 30% के पैसे मुझे दे दें, तो 30% के पैसे डॉलर्स में आ जाते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, डॉलर आएंगे, मजीद लगा के मजीद ऊपर लेके जाएंगे, क्यों 48 करोड़ की बेचूं, मैं तो इंतजार करूंगा जब तक ये 50 अरब की नहीं हो जाती, मैं तो तब बेचूंगा। कोई नहीं, चलते जाओ, 5 साल और वेट कर लो, 10 साल और वेट कर लो। तो असल में ये वो चीज़ है जो कि चल रही होती है। ये बात सबको समझ आई? अब आ जाए जरा उस इन्वेस्टर के जूतों में जिसने इसको 48 करोड़ रुपया देना है, या जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब जो शख्स बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको क्या लालच है? उसको रिटर्न का लालच है, उसको ये लालच है ना कि उसको पैसे मिलेंगे। तो पैसे अगर उसको मिलेंगे तो उसको क्या देखना चाहिए? क्या उसको ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहिए? नहीं। क्या उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए? मेरे ख्याल में हाँ। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तमाम ऑपरेशंस की कॉस्ट को निकालने के बाद निकलता है, और ये वो प्रॉफिट है जो कि टैक्सेस और इंटरेस्ट पे करने के लिए अवेलेबल होता है। अगर तो वो आपकी अकाउंट्स देख ले और उसमें उसको नजर आ जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के लिए आपके पास प्रॉफिट मौजूद है, तो फिर वो इन्वेस्ट कर देगा और वो कहेगा ठीक है भाईजान, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो, ये लो पैसे, तुम्हारे पास पैसे आएंगे और इसको बढ़ाओगे तो मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए। अब अगर एक बिजनेस है ही लॉस में, वो कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो कहेगा तेरा तो ऑपरेटिंग लॉस है भाई, तू अपने ऑपरेशन नहीं संभाल पा रहा, तो तू मुझे क्या गेन देगा? तो इसीलिए उसके लिए रेशो आती है इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज शुड ट्राई टू मेक अ प्रॉफिट दैट इज लार्ज एनफ इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, देयरफॉर इन्वेस्टर्स आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है भाई। ओके, पिछले फॉर्मूले में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे डिनोमिनेटर में था, लेकिन यह है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें आप पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, न्यूमिनेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता क्या होता है, और इसमें 100% 100 करते हैं, यानी कि आंसर आपका आ रहा है 16.8%। तो पीबीआईटी सवाल में गिवन है 214, डिनोमिनेटर अभी मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट हुआ है। इसका मतलब है कि 16.8% प्रॉफिट आपके पास बच जाता है लोगों को देने के लिए। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि अब इन्वेस्टर क्या सोचेगा
इन्वेस्टर ये कहेगा कि यार इसके पास तकरीबन 16.8% प्रॉफिट बचता है, अगर मैं इसको पैसे दूं और इसे कहूं कि मुझे 20% रिटर्न चाहिए, ये तो नहीं पे कर सकेगा। इसके पास तो अवेलेबल ही 16.8 है, 16.8 से ऊपर तो नहीं पे कर सकेगा। तो अगर वो आपको कहे ना सर मैं आपको 35% दूंगा, लोग तो कहते हैं ना घेरने के लिए पैसे दे दो, तो आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि आप ये रेशियो कैलकुलेट करके बता सके, ओ भाई खुदा का वास्ता है, तेरे पास अवेलेबल ही 16 रुपए है, तू कैसे मुझे 35 रुपए देगा। तो इसलिए इन्वेस्टर बनने के लिए थोड़ी सी आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। So the 16.8% return on the capital employed indicates a return of rupees 16.8 on every 100 rupees invested in the business. 100 रुपए लगाएंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा। The ratio shows how efficiently the entity's long-term funds are being employed. कंपनी के पैसे कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में असल में पैसा होता है। बस ये रेशो पढ़ते हैं, फिर ब्रेक करते हैं नमाज की, फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। This ratio measures profit before interest and tax as a percentage of capital employed in the business. ठीक है, पढ़ लिया। Interest on long-term debt is added back to determine the profit that will be available as return to providers of long-term capital resources. ठीक है जी, इंटरेस्ट एड बैक कर दिया जाता है, तभी तो इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहा जाता है। तो अगर आपको सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया जाए, इंटरेस्ट की अमाउंट दी जाए, तो उस प्रॉफिट में पहले वो इंटरेस्ट एड बैक की जाएगा, ऊपर वाली अमाउंट पे जाएगा, फिर कैलकुलेट कीजिएगा। मिसाल के तौर पे ये बात कुछ ऐसे होगी, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने दिया हुआ है 100 रुपए का, और कहता है इंटरेस्ट जो है वो 10 रुपए है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 रुपए माइनस होकर आप यहां तक पहुंचे हैं ना, तो इट मीन्स पीबीआईटी कितना है 110। तो आपको असल में ये चीज चाहिए, तो इसलिए वो कह रहा है कि आपको एड बैक करना पड़ेगा। द कैपिटल एम्प्लॉयड इज द शेयर कैपिटल रिजर्व्स ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो सारी बात आपके साथ हो ही गई, और वेयर पॉसिबल यूज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बात आपके साथ हो गई। अगली बात इंपॉर्टेंट है, A higher return of capital employed indicates more efficient use of capital। सर आप पैसे का बहुत दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। IMF से 1.2 अरब डॉलर मिला, किधर गया? क्या आपने उससे कोई फैक्ट्री लगाई, उससे रिटर्न आया? क्या आपने उससे टूरिज्म के लिए रास्ते बनाए, होटल्स बनाए ताकि टूरिज्म से रेवेन्यू आए, या आपने उससे बस 6 मर्सिडीज गाड़ियां खरीद ली और वुजरा में बांट दी? नहीं, ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा कि हकीकत में क्या हुआ। तो इसीलिए ये बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल में कि पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ। ROC should always be higher than the cost at which funds are acquired, otherwise it indicates that the company is not employing its capital effectively and is not generating shareholder value। क्या मतलब है इसका? सर इन्वेस्टर आपको पैसे देगा ना, मुफ्त में नहीं देगा, कहेगा भाई इतने % रिटर्न मुझे चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कहता है कम से कम मुझे 30% रिटर्न चाहिए, तुम्हारे प्रॉफिट का 30% मेरा। वो सर 30% जनरेट करेंगे तो उसे देंगे ना। तो अगर आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही 25% निकल रहा है, तो 25 आपने वो सारा दे दिए, तो बाकी 5 आप पल्ले से ही देंगे ना उसे। कुछ बात समझ आई? बात समझ आई? तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, ये हमेशा आपकी जो बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट वाली नहीं, जो बोरो करने की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है, उससे हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए। जारी बात है, 2 मिनट में भाई, 30% अगर आपका वो मांग रहा है, तो आप कोई 40-45% कमाएंगे तो उसको उसमें से 30 देंगे ना जी। ये उनके जो प्रॉफिट होता है टैक्स के पहले, उसका 30% नहीं होता, यानी फॉर एग्जांपल नहीं सर, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होता है, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टर के साथ क्या मतलब एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नॉर्मली बात उस पर जाती है, लेकिन होता यही है कि वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही मांगते हैं आपसे। लेकिन अगेन बात है, अगर आपने उसको मना लिया जी मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का दूंगा, तो ठीक है, उस पर चले जाए, ठीक है। लेकिन ये वो चीज है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि असल में आपके बिजनेस का प्रॉफिट है। बाकी तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बिजनेस का थोड़ी होता है, वो तो ऐसे ही आप फंसे होते हैं, आपको पे करना पड़ता है। आपके मुल्क का पोटेंशियल ये थोड़ी है, आपके मुल्क का पोटेंशियल तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, हम 75 साल से सुन रहे हैं, बड़ी आइडियल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ठीक है। हर तरह की ज़मीन है आपके पास, पहाड़ भी हैं, समुंदर भी है, दरिया भी हैं, ओके। फिर आपके पास मैदान भी है, आपके पास सरसब्ज़ खेत भी हैं, खलियान भी है, सब कुछ है, बस हमारे पास इंसान नहीं है। तो जिस दिन हमारे पास इंसान आ गए तो ये मुल्क चल पड़ेगा, ओके। तो बी लाइक दैट इंसान। शायद आप ही वैसे कोशिश करें, आप तो मुझे पढ़े लिखे बंदे लगते हैं, कोई कोशिश करेगा इलेक्शन लड़े, वजीर खजाना बने आप मुल्क की तकदीर बदलें, क्या ख्याल है? नहीं, अच्छा चले अपनी तो बदले तकदीर जी। 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ से क्या होता है? 1.5 करोड़ से क्या होता है? इलेक्शन लड़ने के लिए तो अरबों रुपए जीतने अरबों रुपए चाहिए। आगे चले, टाइम नहीं। फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी बोरोज एट 20% एंड अचीव्स अ रिटर्न ऑफ ओनली 60%,
तो क्या मतलब है, अगर कंपनी बोरो करती है 20% पे और रिटर्न 16.8 है तो भाई बकाया 3.2 कहां से दोगे? मसला हो गया। द इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी दैट हैज हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देन द अदर अवेलेबल ऑप्शंस। तो जाहिर बात है इन्वेस्टर तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे ये रेशो ज्यादा होगी। ROC is a useful measure of comparing profitability across competing entities based on the amount of capital they use. It becomes more useful when the comparison is between the capital intensive entities. For example, for a single company, the ROCE trend over the year is a significant performance indicator. Generally speaking, the investors are more inclined to invest in the companies that have stable and rising ROCE figure as compared to those where the ROC is volatile and inconsistent. क्या मतलब है इसका? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि आपको कंपैरिजन करना चाहिए दूसरी कंपनीज के साथ, फिर फैसला करना चाहिए और कोशिश किया करें इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में करें जिनका ये ROCE जो है वो एक स्टेबल में चल रहा है, कंसिस्टेंट चल रहा है, 20, 21, 19, 20.5, 22, 18 कोई इस रेंज में चल रहा है। एक कंपनी का ROCE 20% है, फिर 80 हो जाता है, फिर 9 पे आ जाता है, फिर 76 पे आ जाता है, फिर वो कहते हैं यार ये क्या फजूल बात है यार, ये मुझे लग रहा है ऐसे तुम लोगों से पैसा लेते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर चला जाता है, रेशो नीचे आ जाए, कुछ तरह की हरकतें कर रहे हो तुम। ओके, तो इसलिए कंसिस्टेंट वाली जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं। The return on capital employed depends on two factors: the profitability of the goods or services that the entity has sold. आपने कितने प्रॉफिट पे चीजें बेची हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसे ही निकलेगा ना, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा पीबीआईटी उतना ही बढ़ता जाएगा। और द वॉल्यूम ऑफ सेल्स द एंटिटी हैज अचीव्ड विद द कैपिटल एंड एसेट इट हैज एम्प्लॉयड। और ऑब्वियस बात है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो दो चीजों पर डिपेंडेंट होती हैं। आपका प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली सेल्स पर डिपेंडेंट है, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट, और सेल्स दो चीजों पर डिपेंडेंट है, यूनिट्स पे और सेल प्राइस पे। तो जितने ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे सेल प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी तो ROCE बढ़ेगी। और अगर आप अपने सेल प्राइस इतनी ज्यादा रख लेते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है और जीपी ज्यादा हो जाता है तो वो भी प्रॉफिट को बढ़ाएगा और ROCE को बढ़ाएगा। तो इन दो चीजों पर डिपेंडेंट होती है ये। किसी का कोई सवाल? यहां तक सब अच्छा है? चले जी, हमारी ये रेशोज तो हो गई एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंप्लीट। अब इसी में सबसे ज्यादा थी, आगे रेशोज ना थोड़ी थोड़ी हैं, ज्यादा नहीं है, ये जल्दी हो जाएंगी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 1:40 पे 15 मिनट के बाद, जोहर के बाद। सी यू देन। ओके जी, आ जाइए पेज 763 पे प्लीज। जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हो गई हैं और एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। A company has profit to sales ratio of 4.96% and asset turnover ratio 3.39 times. Calculate ROCE and also give comments. जी, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो है 4.96% और एसेट टर्नओवर रेशियो है 3.39 टाइम्स। और एसेट टर्नओवर रेशियो आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ले जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो को अगर एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसमें मेरे में कोई मुश्किल बात तो नहीं है, जस्ट फार्मूलाज का ब्रेकअप है, अगर आप ब्रेक डाउन इसका कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 पे आइए, असल बात तो यहाँ पर हो रही है। द टू कंपनीज A and B ऑपरेटिंग इन द सिमिलर लाइन्स ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। कंपनी ए है जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 539,900 और कंपनी बी है 26,16,100 और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ गया। अब दोनों कंपनीज का प्रॉफिट डिफरेंट है, दोनों कंपनीज का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंट है, तो देख के बात नहीं हो सकती, रेशोज निकालनी पड़ेंगी। तो जब आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जिसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 है, तो उसमें अच्छा अब इसमें देखें आपके पास 1 साल का डेटा मौजूद है, तो एवरेज कैपिटल आप नहीं निकाल सकते, तो फिर मजबूरी है कि जो आपको गिवन है आप उसी को यूज़ कर लें। 3659A का यूज़ कर लें और 12193B का यूज़ कर लें, तो आपके पास एक का आ गया 14.8 और कंपनी बी का आ गया 21.5%। अब असल चीज़ होती है कमेंट्स की, इन चीज़ों को पढ़ के आप एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं अंदर से। द कंपनी बी अपीयर्स टू बी यूटिलाइजिंग इट्स कैपिटल बेटर देन कंपनी ए। तो कंपनी बी जो है वो अपना कैपिटल ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज कर रही है। कंपनी बी कैन री इन्वेस्ट अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स बैक इनटू द बिजनेस ऑपरेशंस टू द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। जाहिर बात है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे तो आप 14.8 का पीबीआईटी जनरेट करेंगे कंपनी ए के लिए और 21.5 का जनरेट करेंगे कंपनी बी के लिए। अब ये जो 21.5 और 14.8 हमारे पास प्रॉफिट बचा है, इसके दो ही काम हो सकते हैं, या तो ये इन्वेस्टर्स को दे दिया जाए या ये शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए या फिर ये कंपनी के अंदर ही रखा जाए। यही होता है ना, क्योंकि बाकी तमाम ऑपरेशंस की कॉस्ट तो आपने निकाल दी है। तो अगर आप फैसला कर लें कि जी ये इन्वेस्टर्स को दे दिया जाए तो
ए के पास 14.8 रुपये हैं पे करने को और बी के पास 21 रुपये हैं पे करने को, वो कंपनी बेहतर है। और अगर फैसला किया जाए कि ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाए तो भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ए के पास 14 रुपये और बी के पास 21 रुपये हैं। और अगर फैसला किया जाता है कि भाई ये पैसा किसी को नहीं देना बल्कि कंपनी के अंदर ही संभाल कर रखना है ताकि कल को इससे कोई एसेट वगैरह ले लिया जाए, तो तब भी बी के पास ज़्यादा पैसे हैं और ए के पास कम पैसे। तो यही सारी बातें जो है वो नीचे कमेंट्स में भी लिखी हुई हैं। अगली रेशो और आखिरी रेशो प्रॉफिटेबिलिटी की, आखिरी सेकंड लास्ट रेशो है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पर बात जो है ना वो थोड़ी सी फ़र्क है। आपने जो पीछे पढ़ा वो पीछे पढ़ा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल लगा कितना, और जो कैपिटल लगा होता है ना उसकी बेसिकली फार्मूला आपको पता है कि आपकी इक्विटी होती है प्लस लॉन्ग टर्म डेट होता है। लेकिन जब वो बात करता है ना रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला बड़ा अजीब सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर एवरेज इक्विटी। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना इसके बारे में बात ना ईपीएस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से होनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, बस फिलहाल इतनी बात समझ लें, मेरे ख्याल में भी काफ़ी है क्योंकि ईपीएस में बात इस पर बहुत ज़्यादा होनी है, फिर वहीं पे एक ही दफ़ा करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है जी? प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में आपको ये बात बता दी गई थी कि प्रेफरेंस डिविडेंड होता है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को से पैसे लेने होते हैं और वो शेयर होल्डर्स कहते हैं भाई हमें तो डिविडेंड चाहिए, आपको मिल जाएगा जी। नहीं सर, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, आप किस किस को डिविडेंड देंगे? सर हम आपको प्रेफरेंस पर रखेंगे, आपको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये बात हमने पहले भी एक दफ़ा की थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रेफरेंस डिविडेंड भी आया था। तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाके माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्यों माइनस हो रहा है? याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर्स, याद रखिएगा ये दो तरह के होंगे, कुछ होंगे इररिडीमेबल और कुछ होंगे रिडीमेबल। जो इररिडीमेबल होते हैं ना इनकी नेचर इक्विटी वाली होती है और जो रिडीमेबल होते हैं ना इनकी नेचर लोन वाली होती है। कैसे? इररिडीमेबल रिडीमेबल मतलब समझ लें कि ये कभी भी वापस नहीं कर रहे हैं, इररिडीमेबल ये वापस कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि शेयर कैपिटल ना कभी वापस नहीं होता, कभी से मुराद है कि बहुत रेयर है कि कैपिटल वापस हो जाए। तो इसका मतलब है अगर इररिडीमेबल होंगे तो ये वापस नहीं होने, इसकी खसूसियत इक्विटी वाली है तो इसलिए हम इसको इररिडीमेबल बोलेंगे। और अगर रिडीमेबल की बात करेंगे तो इसका मतलब है कल को ये वापस होने हैं, अगर वापस होने हैं तो कर्जा एक ऐसी चीज़ है जो कि वापस होता है, तो इट मीन्स कि ये रिडीमेबल है। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए अगर ये वाली खसूसियत होगी तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो रिटर्न दिया जाएगा वो फिर डिविडेंड नहीं होगा, वो खसूसियत भी इंटरेस्ट वाली रखेगा। तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया और इसके ऊपर जो रिटर्न होगा फिर वो खसूसियत भी डिविडेंड वाली रख गया। इसलिए जो सवाल हमने उस दिन किया था ना जिसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में आया था उसमें इररिडीमेबल था, तो उस पर जो रिटर्न पे किया उसकी खसूसियत भी डिविडेंड वाली थी। ओके, तो यहां पे शायद खसूसियत कौन से वाली है, यहां पर रिडीमेबल वाली है। शायद यहां पर ये इररिडीमेबल की बात नहीं कर रहा, ये उस प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहा है जो कि रिडीमेबल है। ओके, तो अगर सवाल में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो फिर आपने माइनस करना है, अगर रिडीमेबल हो तो फिर तो है ही नहीं, वो फिर इग्नोर करें उसे। हाँ, डिपेंड करता है, मैं तो खसूसियत बता रहा हूँ, फिक्स भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बहरहाल इस पे जो बहुत अगर कोई भी अभी शकूको शबात है, कोई सवाल है, 2-4 दिन वेट कर लें, ईपीएस आई खड़ी है, उसी में सारे सवाल हो जाएंगे। तो आपने सवाल का डाटा इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा, एवरेज इक्विटी देख लेते हैं। ये 1135 कैसे है, ये सवाल पे आई है, ये 1135 कैसे है एवरेज इक्विटी? देखिए सिंपल, 2024 की इक्विटी 1160 और 23 की इक्विटी 1110 आ रही है नजर, तो 1160 और 1110 का एवरेज लें डिवाइडेड बाय 2, क्या ये 1135 बनता है? तो ये आपकी एवरेज इक्विटी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी में फर्क होता है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन भी है, जबकि इक्विटी में कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, बस ये शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो 14.2%। इसका मतलब ये है कि अपना पैसा जब लगाया जाता है तो 100 रुपए पे 14.2 मिलते हैं, अपना पैसा। उसमें तो लॉन्ग टर्म डेट भी था ना, वो तो टोटल पैसा था, ये सिर्फ अपने पैसे की बात हो रही है कि अपना पैसा आपको 14.2 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल 16.8 था ना आरओसी,
16.8 में से 14.2 निकालें 2.6, इसका मतलब है कि दूसरों के पैसों से 2.6 आ रहा है, अपने पैसों से 14.2 आ रहा है। कुछ बात समझ आई? So the ROE measures the ability of the entity to generate profits from the investments made by shareholder। मालिकान की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आती है उससे मेजर करता है ये एबिलिटी। A good ROE is the indicator of effective management of equity financing। अच्छा ROE होगा तो जाहिर बात है इसका मतलब है आपने अपने पैसों का अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। This ratio normally uses the value of shareholders equity as shown in the statement of financial position rather than market value of the shares। ये बात आपको समझ आई? नहीं समझ आई? मुझे बताइए बैलेंस शीट में बुक वैल्यूज होती हैं कि मार्केट वैल्यूज होती हैं? बुक वैल्यूज होती हैं। एसेट की भी बुक वैल्यूज हो गई, लायबिलिटीज की भी बुक वैल्यूज हो गई, तो जो इक्विटी बनेगी वो भी बुक वैल्यू ही होगी ना। तो इसीलिए तो हम ये बात करते थे कि भाई आपका मार्केट में शेयर हो सकता है 26 रुपए पे हो, लेकिन शेयर कैपिटल तो 10 रुपए भी पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपकी इक्विटी जो है वो बुक वैल्यू पे नजर आ रही होती है, मार्केट वैल्यू पे नजर नहीं आ रही होती। तो ये बात वो यहां पे कर रहा है। द एवरेज वैल्यू ऑफ इक्विटी शुड बी यूज्ड इफ पॉसिबल। ये बात आपके साथ हो गई है। कोई अननेसेसरी अगर इंक्रीज आया हो या डिक्रीज आया हो तो उसको कैटर करने के लिए हम एवरेज आउट कर लेते हैं। दिस इज द एवरेज ऑफ द इक्विटी एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज यूज्ड एज दिस इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड निकाल के जो बाकी अमाउंट बचती है ना वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बचती है। तो हम ये देखते हैं कि भाई उनको कितने पैसे बच रहे हैं, मालिकान को कितने पैसे बच रहे हैं। और आखिरी इशू भी मिलती जुलती है, एसेट्स को देखा जाता है कि आप अपने एसेट्स को किस हद तक यूटिलाइज कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स। और यहां पर हम पीबीआईटी को कंसिडर करते हैं, ऑपरेशंस को देखते हैं, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जो है उसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। एसेट का काम होता है कि आपके ऑपरेशन से प्रॉफिट देना। ओके, वो ऑपरेशंस के नतीजे में प्रॉफिट देते हैं। अगर आपने अपने कोई कर्जे उठाए हुए हैं तो उसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं। एसेट कहता है भाई मेरा काम था आपको प्रॉफिट कमा कर देना, आपने अगर इंटरेस्ट के कट्टे खोल लिया तो इसका नुकसान मुझे तो ना दें। तो इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पीबीआईटी और टोटल एसेट कितने हैं जी? एग्जांपल में देखें 1441 ही है जी, बिल्कुल 1441 है। तो आपने 14.85% निकाल लिया जी। ओके, इसमें दो फॉर्मूले चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके जो होते हैं ना टोटल एसेट्स ही काम करते हैं, वही आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई फजूल बातें ना किया करो, ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो कि आपको सेलें ला के देते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं। करंट एसेट का क्या काम है? और बैंक में पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है वो तो बैंक में पड़ा हुआ है, आपने तो यूटिलाइज ही नहीं किया। तो जब आपने यूटिलाइज ही नहीं किया तो कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है वो आपको? कैश जो आपकी जेब में पड़ा हुआ है वो आपकी जेब में पड़ा हुआ है, आपको क्या फायदा दे रहा है? तो उसको क्यों शामिल करते हो अंदर? ये तो असल में नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। सो इसीलिए कुछ लोग जो है ना वो नॉन करंट एसेट पे भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो इसका मतलब है कि असल में टोटल एसेट्स तो 14.85% जनरेट कर रहे हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट 21.63% है। और असल में वो लोग कहते हैं कि भाई नॉन करंट एसेट ही कमा कर देते हैं। ये बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है आप यूटिलाइज तो कर ही नहीं रहे, या तो यूटिलाइज किया हो ना तो बात भी समझ आती है। आप जी पीबीआईटी में तो शामिल होती है करंट एसेट पे अदर इनकम, तो वो सर ऊपर शामिल कर दी होगी ना पीबीआईटी में। चले आपके समझने के लिए कह दो तो करंट अकाउंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर क्या ये लोग सच्चे हैं कि बैंक में जो पैसा पड़ा है वो बैंक में पड़ा है? कैश जो पड़ा हुआ है 6 अरब का कैश आपके जैसे घरों में पड़ा ही हुआ है, इतना तो पड़ा ही होता है आप लोगों के घरों में, तो हंस रहा है यार। तो 6 अरब का जो कैश आपके घर में पड़ा हुआ है वो क्या क्या फायदा दे रहा है आपको? कोई फायदा नहीं दे रहा, होगा तो फायदा देगा। अच्छा तो इसका मतलब है कि नॉन करंट एसेट ही कुछ लोग कहते हैं कि असल में आपको प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, इन चीजों का कोई काम नहीं होता। The normal convention is to use profit before interest and tax and total asset which includes both current and non-current asset। वो कहता है नॉर्मली जो ज्यादातर दुनिया है ना वो डिवाइड बाय टोटल एसेट्स ही करती है, ठीक है? क्योंकि टोटल एसेट्स इसलिए करती है क्योंकि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हो ना बिजनेस शुरू करने के लिए, आप 2 करोड़ के 2 करोड़ नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे यार 1.5 करोड़ लगा दो, कोई 50 लाख बचा के भी रखो, कल को कैश की जरूरत पड़ सकती है। तो वो कहता है कि सर वो आपके बिजनेस का हिस्सा ही बना होता है, वो आपके बैकअप पे ही खड़ा होता है, वो आपको किसी भी टाइम इस बात के लिए तैयार होता है कि जान देनी पड़ी तो हम जान देने को तैयार हैं। तो इसलिए वो भी आपके असल में इकोनॉमिक बेनिफिट का पार्ट बना होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका अमल दखल ही कोई नहीं है। आप जरा उस 50 लाख को गायब करके देखें, आपसे कारोबार ही नहीं होगा, आप कहेंगे पीछे तो 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ, कैसे कारोबार करूं? तो इसका मतलब है शायद वो एक मेंटल पीस ऑफ माइंड है जिसको लेके आप चल रहे हैं आगे और इसकी वजह से आप कारोबार कर रहे हैं, तो उस 50 लाख की वाकई अहमियत है। ओके, हमारे पास 50 लाख आ जाओ तेरी खैर, लुट मचा देंगे हम, नहीं मचा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम 50 लाख का? गाड़ी भी नहीं ले सकते। ओके, फिर करेंगे क्या कर सकते हैं सर? आपके 50 लाख को क्या करेंगे आप?
मेरी फर्म में इन्वेस्ट कर देंगे, ओके, और आप भी इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे 50 लाख का? आएंगे तो फिर देखेंगे। सर आप क्या करेंगे? साउथ साहब, साउथ साहब आपका नाम है? नहीं आपका नहीं, उन भाई का नाम है। आप क्या करेंगे सर? कौन सी गाड़ी लेंगे 50 लाख की? यूज गाड़ी लेंगे आप, करोला? अच्छा, यूज गाड़ी लेंगे 30 लाख रुपए की। बाकी 20 का क्या करेंगे? अच्छा, ऐसे नोट चिपका देगा 20 लाख ऐसे करके। मॉडिफिकेशन, स्पॉइलर लगवाएगा भाई, भाई लो प्रोफाइल रिम लगवाएगा भाई, एलईडीज लगाएगा। ठीक है जी, 50 लाख। चले, एक 50 लाख तो मेरे पास आ गए ना, ये वाले। ठीक है, मैं उन 50 का क्या करूंगा? मैं लेके भाग जाऊंगा। चलें जी, आगे चलें। However, other variations are sometimes used such as non-current asset only. ठीक है, non-current asset भी ली जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर total assets ही होते हैं। The return on asset ratio is a profitability ratio and measures the return produced by the total assets. Total assets कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहे हैं? It helps both the management and the investors to know how well the entity can convert its investment in assets into profit. तो भाईजान ये मैनेजमेंट और इन्वेस्टर दोनों को बता सकता है कि आपके जो एसेट्स हैं वो कितना फायदा दे रहे हैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। बस 3-4 सफ़े रह गए हैं, सफ़े में पलट पलट के देख रहे हैं लोग। द एनालिसिस वुड बी मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल, मैंने कहा तो सब नजर आते हैं। द एनालिसिस वुड बी मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल व्हेन कंपेयर्ड विद द एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स एंड अगेंस्ट द फिगर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, ये बात तो सदाबहार है हमारी, एंड पे लिखनी है लाजमी। क्या लिखना है जी? कि अपने ही पिछले सालों के साथ और कंपेटिटर के साथ कंपेयर किया जाए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, समझ आ गई सारी बात। रिटर्न की, प्रॉफिट्स की, इन्हीं की बात हो रही है। एसेट्स कितना जनरेट करके दे रहे हैं, इक्विटी कितना जनरेट करके दे रही है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना जनरेट करके दे रहा है, तो सारी बातें वही हैं। अब आती हैं जी एफिशिएंसीज रेशोज। इन पिछली चीज़ों का ताल्लुक नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से था। अब जो आपकी चीज़ें आ रही हैं ना, ये एफिशिएंसी रेशोज हैं। ये रेशो क्या बताती है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है, आप कंपनी चला कैसे रहे हैं। Working capital efficiency ratios measures the efficiency with which the entity has managed its receivables, inventory and trade receivable। 3 चीजें इसके अंदर नॉर्मली आती हैं, रिसीवेबल, पेबल और इन्वेंट्री। कैसे देखते हैं? The ratios are usually measured in terms of number of days। ठीक है जी, एक बात। फिर अगली बात है कैश साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल एक ही बात है। कैश साइकिल कह लें, ऑपरेटिंग साइकिल कह लें, वर्किंग कैपिटल साइकिल कह लें, ये कैलकुलेट होता है। ये क्या होता है अभी देख लेते हैं। हम आते हैं जी एवरेज टाइम टू कलेक्ट रिसीवेबल डेज। एक रेशो है जो ये बताती है कि जब आप उधार पे सेल करते हैं ना, तो कितने दिनों में डेटर आपको पैसे दे देता। ये कैलकुलेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके सामने फॉर्मूला है जी, एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओवर सेल्स इनटू 365। सर इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपके डेटर आपको कितने दिनों में पैसे वापस कर रहे हैं। तो अगर आप ऊपर वाली रेशो देखें 14.4 डेज आ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? अगर आप उधार पे सेल करते हैं ना, तो डेटर आपको 14.4 तकरीबन 14 दिनों में, 14-15 दिनों में पैसे दे देता है। तो ठीक है, बात समझ आ जाती है। सर इस रेशो की मदद से जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो बहुत फायदा उठाता है, क्योंकि उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होती है। अगर उसने कोई 20 दिन के बाद एक पेमेंट करनी है, तो वो क्या करेगा? वो आज पे जो उधार की सेल करेगा ना, वो कहेगा मेरे डेटर डेज कितने हैं, 14-15 दिन है, 15 दिन बाद ये पैसे दे देगा, तो चलो ठीक है, वो आगे कमिट कर लेगा, सर मैं आपको 20 दिन बाद पैसे दे दूंगा इसकी बेस पे। और ये भाई साहब 14-15-16 दिन बाद पैसे देंगे, तो उसके बाद पैसे आ जाएंगे तो अगले बंदे को पेमेंट कर देगा। यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कर ही रहे होते हैं। ईदी के पैसे मिल गए आपको कोई 2.5 करोड़ रुपया, अब आप उसकी मैनेजमेंट करेंगे, ये पैसा लगाएं किधर? अच्छा चलो 20 लाख के जूते खरीदते हैं, 25 लाख का हैंडबैग खरीदते हैं, 10 लाख की सनग्लासेस खरीदते हैं और 1 करोड़ की घड़ी खरीदते हैं। बाकी इतने पैसे बचेंगे वो रख लेंगे, क्योंकि वो फिर अगली दफ़ा किसी को ईदी देनी भी पड़ेगी ना, तो फिर उसमें से दे देंगे। तो यूरोप क्या रखा है यूरोप में? तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से सारी प्लानिंग होती है। ओके, इस तरीके से प्लानिंग होती है। ये आप भी कर ही रहे होते हैं, बस आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। और दूसरी चीज है रिसीवेबल्स टर्नओवर। इन दोनों रेशोज में फर्क है। ये जो ऊपर वाली रेशो है एवरेज टाइम टू कलेक्ट रिसीवेबल डेट्स 14.4 डेज, ये बताती है कि कितने दिनों में पैसे आते हैं। और ये नीचे जो आया टर्नओवर, ये बताती है कि डेटर साल में कितनी दफा पैसे देते हैं। बात समझ आई? कितने दिनों में पैसे देते हैं, कितनी दफा में पैसे देते हैं। तो आप पढ़ें, दिस रेशो एस्टिमेट्स द टाइम दैट इट टेक्स ऑन एवरेज टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स
आफ्टर द सेल हैज बीन मेड। तो अगर सेल हो गई तो उसके बाद कितना वक्त लगता है पैसे इकट्ठे करने में। इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स और द एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको डेटर डेज भी बोला जाता है, एवरेज टाइम टू कलेक्ट डेटर भी कहा जाता है, ये तमाम नाम है इसके। दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज 14.4 days आर टेकन बाय द एंटिटी टू रिकवर इट्स ट्रेड डेट्स, और ट्रेड डेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 25.2 टाइम्स इन अ ईयर। यही बताया था आपको कि या तो साल में 25 दफा पैसे देते हैं, यूं कह लें, या कह लें कि 14 दिनों के बाद पैसे देते हैं। और एवरेज डेटर को निकालने का फॉर्मूला वही है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर माइनस डिवाइड बाय 2, सॉरी। ओके, सेल्स आर यूजुअली टेकन एज टोटल सेल फॉर द ईयर, या तो टोटल सेल्स उठा लें। However, if sales are analyzed into credited sales and cash sale, it is probably more appropriate to use the figure for credit sale only। तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि डिनोमिनेटर में क्रेडिट सेल्स रखें बजाय इसके के टोटल सेल रखें। एवरेज रिसीवेबल शुड बी यूज्ड इन कैलकुलेशन व्हेन कंपेरेबल डाटा फॉर कैलकुलेशन अवेलेबल। ठीक है, ये वही सारी बात है। The average time to collect money from credit customer should not be too long. A long average time to collect suggests inefficient collection of amount due from। ठीक है, 6 साल आ रहा है आपका कलेक्शन डे, आ सकता है 950 दिन आ रहे हैं जी डेटर डेज। डेटर आपको 950 दिन के बाद पैसे देते हैं, ठीक है, तो ठीक है, कबाड़ा कर लेंगे आप अपना, और तो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से एवरेज टाइम, बल्कि छोड़ें इसको, पहले है नीचे तीसरे पे, एवरेज टाइम टू पे सप्लायर्स। अगर डेटर की कलेक्शन का वक्त निकल सकता है तो क्रेडिटर को पे करने का भी तो वक्त निकल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जरा देखिए, इसमें कहानी बदल जाएगी। एवरेज ट्रेड पेबल्स ओवर परचेजेस इनटू 365। ओके, तो इसका मतलब है कि 19.2 दिन लगाते हैं आप किसमें, आप पेमेंट करने में। तो अगर आज आपने चीज उधार पे खरीदी, 19.2 दिन में उधार पे कर देंगे। तो जरा बात को थोड़ा सा समझिएगा, 14 दिनों में पैसे आते हैं और हम 19 दिनों में पैसे देते हैं। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है? अभी तक अच्छी चल रही है, लेकिन अभी पूरी बात तो आपके सामने आनी है, अभी तो पूरी बात आनी है हमारे सामने। क्योंकि आज अगर चीज खरीदी तो इसका मतलब है 19 दिन बाद पैसे देने हैं, और अगर आज ही बेच दी तो इसका मतलब है 14 दिन बाद पैसे आने हैं। तब तक तो सब अच्छा है, लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि इन्वेंट्री बिकने में कितने दिन लगाती है। अगर आज खरीद के 16 दिन इन्वेंट्री हमारे पास ही पड़ी रही तो फिर तो सर कहानी खत्म होगी ना। अब तो 16 दिन के बाद 3 दिन रह गए पे करने को, जबकि मजीद 14 दिन बाद डेटर से पैसे आने, फिर तो सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फारिग होगी। बात समझ आ रही है? तो इसको भी अभी देखेंगे, जो दूसरी रेशो छुड़वाई है ना, इसलिए छुड़वाई है अभी। तो भाई एवरेज ट्रेड पेबल और परचेजेस, याद रखिएगा नॉर्मली हम यहां पे परचेजेस ही ले रहे होते हैं, लेकिन अगर ये सवाल में मौजूद ना हो तो दूसरी ऑप्शन कॉस्ट ऑफ सेल की भी है। याद रखिएगा परचेजेस बहुत दफा से वो आपको कैसे निकलवाता है, वो आपसे क्रेडिटर का लेजर बनवाता है, वो आपको ब्रॉड डाउन दे देता है, वो आपको कैरी डाउन दे देता है। क्रेडिटर से परचेज करेंगे, एंट्री क्या होगी, डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट परचेजेस इधर आएंगी, लेकिन वो आपको ये नहीं देता, वो आपको यही दे देता है कि मैंने क्रेडिटर को इतने पैसे दे दिए, यानी कि डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कैश। तो बैलेंसिंग फिगर क्या परचेज की नहीं निकल आएगी? तो इस तरीके से वो आपसे परचेजेस सवालों में निकलवाएगा। तो पहले देख लीजिएगा कि सवाल के अंदर जो सेल्स हैं, ऊपर जो बात हुई थी, या परचेजेस हैं, क्या इस तरीके से निकल सकती हैं? अगर तो निकल सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकल सकती तो फिर मजबूरी है, कॉस्ट ऑफ सेल उठाएं, काम चलाएं। ओके, लेकिन मोस्टली केसेस में निकल आएगी। और पेबल टर्नओवर 19.1 टाइम्स, इत्तेफाक से दोनों बराबर बराबर आ गए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि साल में 19 दफा आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, तो 19 दिनों में करते हैं और 19 दफा करते हैं। बाय चांस बराबर हो गया भाई, बाय चांस बराबर हो गया। ओके, तो रेशो क्या कहती है? दिस रेशो measures the number of days it usually takes a business to pay its supplier for purchases made on credit. This means that on average 19.2 days are taken by the entity to sell its trade payables, और trade payables are paid 25.2 times in a year। ये तो नॉर्मल बात थी। और एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आगे उसने ये बात लिखी हुई है, व्हेन कॉस्ट ऑफ परचेजेस नॉट अवेलेबल कॉस्ट ऑफ सेल में बी यूज्ड, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी परचेजेस की है। एवरेज पेबल शुड बी यूज्ड इन कैलकुलेशन व्हेन कंपेरेबल डाटा फॉर कैलकुलेशन इज अवेलेबल, अदरवाइज पेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज यूज्ड। ठीक है, आपके पास कंपेरेबल डाटा है तो एवरेज ले लें, अदरवाइज फिर 1 साल का डाटा ही यूज करना पड़ेगा। दिस रेशो इज इंटरप्रेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रेडिट पीरियड अराउंड बाय द सप्लायर। ये 19 दिन की अच्छी रेशो है, बुरी रेशो है? सर देखना पड़ेगा 19 दिन सही है या बुरे हैं, देखना पड़ेगा।
अगर तो सप्लायर ने आपको 10 दिन दिए हुए हैं फिर तो बुरी है, अगर सप्लायर ने आपको 20 दिन दिए हुए हैं फिर बहुत अच्छी है, और अगर उसने 30 दिन दिए हुए हैं फिर तो इंतहाई बुरी है। ये क्यों? क्यों? उसने 30 दिन दिए, आप उन दिनों में पेमेंट करी जा रहे हैं। अजीब बंदे, आप पैसा संभाल के रखें अपने पास, जरूर देना उसे। तो भाईजान याद रखिएगा, असल, वैसे गलत बात करने लगूं, बात गलत करने लगूं, बिजनेस का असूल के हिसाब से बता देता हूं। असल बंदा होता ही वो है जो दूसरों के पैसे से कमा के अपनी जेब में डाले। मतलब है गलत बात, लेकिन होता क्या है, आपने मिसाल के तौर पे, अब बैंक क्या करता है, बैंक आपसे पैसे लेता है, आप बैंक में जब डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उस पैसे को आगे कर्जे में चढ़ा देता है, उससे सूद कमाता है, थोड़ा सा हिस्सा आपको भी देता है और कुछ हिस्सा खुद भी रखता है, तो आपके पैसे से तो कमा रहा है वो। या दूसरे अल्फाज में मैं बात करूं कि आपने एक दुकान खोल ली कपड़ों की, और आपने एक बंदे से कपड़े उधार पे खरीद लिए, अब आप कपड़े बेची जा रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट जेब में डाल रहे हैं और उसका पैसे उसको पे करी जा रहे हैं, तो क्या आप उसके पैसों से कमा नहीं रहे? उधार पे माल खरीद के बेच रहे हैं, उसका ही पैसा लगा हुआ है ना, आप बेच के अपना प्रॉफिट जेब में डालते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, और जो उसकी कॉस्ट थी उसको पे करते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं दूसरे के पैसे से पैसा कमाना। ऐसे आप तो नहीं करेंगे, आप तो माशाल्लाह पूरी पेमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट करके करेंगे, आप तो नहीं ऐसा करेंगे, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। ओके, तो इसीलिए देखा यह जरूर जाता है कि आपको क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ किया गया है, जितना क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाए उतना ही आपने क्या करना होता है, उतना ही आपने यूटिलाइज करना होता है। और आखिर में आ गई रेशो नंबर 2, एवरेज टाइम फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने दिन आपके पास पड़ी रहती है, एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। तो भाई 33.4 दिन इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रहती है। अब जरा बात को समझिए, पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब कहानी ये है, बल्कि बनाते हैं अभी, पहले जरा दूसरी बात कर लें। 10.9 टाइम्स इज इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या मतलब है इसका? साल में 10.9 दफा आपकी इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होती है। ओके, तो दिस रेशियो इज एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज टाइम दैट द इन्वेंट्री इज हेल्ड बिफोर इट इज यूज्ड और सोल्ड. This means that on average 33.4 days are taken by the entity to sell its inventories, और inventories are converted into sales 10.9 times in a year. ठीक है, इन्वेंट्री साल में इतनी दफा सेल में कन्वर्ट होती है। अगली बात करते हैं जी, अब जरा ये बात समझिएगा। लेट्स अज्यूम आपने एक चीज उधार पे खरीदी, बल्कि एक टाइमलाइन बनाते हैं। लेट्स अज्यूम आपने एक चीज उधार पे यहां पे खरीदी, क्रेडिट परचेजेस, ओके, 100 रुपए की। अब आपने मिसाल के तौर पे 20 दिन बाद उसको पैसे पे करने, 20 ना करें, 20 यहां पे करें, बल्कि आपने उसे 20 दिन बाद पेमेंट करनी है, पेमेंट टू बी मेड। अब आपकी क्या ख्वाहिश होगी? आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं इस चीज को बेच भी दूं और बेच के पैसे ना इस 20 दिन से पहले पहले आ जाए। लेट्स अज्यूम वो इन्वेंट्री आपके पास खरीद के ले आए, इन्वेंट्री कितनी है, लेट्स अज्यूम वो 10 दिन निकला है। इसका मतलब है कि यहां तक तो इन्वेंट्री आपके पास ही पड़ी रही, इन्वेंट्री हेल्ड, नहीं सेल हो सकी 10 दिन। यहां पे आपने चीजें बेच दी, बट ऑन क्रेडिट, और पैसे लेट्स अज्यूम 8 दिन के अंदर आ गए, 8 डेज। अच्छा काम चल रहा है, बुरा काम चल रहा है? अच्छा काम चल रहा है, बुरा काम चल रहा है? अच्छा काम चल रहा है ना। देखें, आपने 20 दिन का उधार किया, 10 दिन इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रही, इन्वेंट्री डेज, और डेटर डेज 8 दिन। तो इसका मतलब है 10 दिन पास रखे, 8 दिन बाद पैसे कलेक्ट करें, तो टोटल 18 दिनों में आपके पास पैसे आ जाएंगे, और मजीद 2 दिन बाद उसकी पेमेंट कर दें, सब अच्छा है। लेकिन अगर इमेजिन करें कि अगर डेटर डेज ही 18 में निकल जाए, तो इसका मतलब है आपको कलेक्शन जाएगी 28वें दिन आके, लेकिन पेमेंट आपने 20वें दिन करनी होगी। तो ये काम अच्छा नहीं चल रहा, ये तो आपको अपने पल्ले से पैसे देने पड़ रहे हैं उसको। बात समझ आई? तो ये जो डेटर डेज हैं, ये कभी भी अकेले एक मॉनिटर नहीं होते, हमेशा तीनों को कंबाइन करके ऐसे देखा जाता है कि ये अच्छी बात चल रही है, बुरी बात चल रही है। ओके, बात समझ आई? अब यहां पर एक चीज है कैश साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल की, कि वो क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है भाई, इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज।
ओके जो सवाल में एग्जांपल हुई है यही कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री डेज उसने कितने निकाले हुए हैं? उसने निकाले हुए हैं 10.9 सॉरी 33.4 33.4 डेज निकाले हुए, ऐसे ही है बोले? नहीं बोलेंगे। 33.4 डेज उसने निकाले हुए। ये आ रही नजर पेज 765 पे। डेटर डेज आपको नजर आ रहे हैं पिछले सफे पे 764 पे, एंड पे उसने कैलकुलेट किया हुआ 14.4। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है? चीजें 33 दिन आपके पास पड़ी रहती हैं और 14 दिन बाद आपको पैसे आते हैं, यानी 47 या 48 डेज के पैसे आपके फंसे हुए। ओके 47 डेज आपके फंसे हुए। अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं। आप एक चीज कैश पे परचेस करके आए, आपकी जेब से 100 रुपया चला गया, 33 दिन वो चीज आपके पास पड़ी रही, 100 रुपया फंसा हुआ है, फिर मजीद 14 दिन डेटर ले गया पेमेंट करने में, तो टोटल 48 दिन वो 100 रुपया आपके पास फंसा हुआ है। कुछ बात समझ आई? लेकिन इस 48 को कम करने की जरूरत होती है कि ज्यादा करने की जरूरत होती है? कम करने की जरूरत होगी ना। कोशिश है कम से कम अरसा पड़ी रहे, कम से कम अरसे में डेटर पेमेंट करे, तो इसको ना कम करने की जरूरत होती है, इसको स्क्वीज करने की जरूरत होती है। तो भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मुझे शुरू में कुछ उधार मिल जाएगा ना तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं 48 पे बैठा हुआ हूं, 48 डेज मेरा साइकिल है, पैसा जाता है 48 दिन बाद वापस आता है, यही मतलब है इसका। क्रेडिटेड डेज कितने हैं जी? 19। अब बताइए क्या आंसर आता है? 28.8 डेज। सर इतने दिन मेरा पैसा जो है वो बिजनेस में फंसा रहता है। बात समझ आई? बात समझ आई? ये मैं आपको साबित भी कर देता हूं टाइमलाइन पे। ये देखिए मिसाल के तौर पे आप चीज खरीद के लाए, आपने 19 दिनों में पेमेंट करनी थी, तो गालिबन 19 दिन हम यहां पे कर लेते हैं, 19 दिन में पेमेंट करनी थी, लेकिन नहीं थोड़ी जगह चाहिए मुझे, मार्जिन करीब करें इसको थोड़ा सा। 19 दिन यहां पे आपने पेमेंट करनी थी, लेकिन आप खुद देखें 33 दिन तो चीजें ही आपके पास पड़ी रहती हैं, यानी यहां पे आप चीज खरीद कर लाए, चीज तो आ गई आपके पास, पेमेंट यहां पे करनी है ना, तो इसका मतलब है कि यहां से आप शुरू करेंगे और गालिबन कोई 33 दिन यहां पर आएगा, यहां तक तो चीजें ही आपके पास पड़ी रहती हैं। और उसके बाद जब सेल होती हैं तो मजीद 14 दिन, कितने बने? 47 तो 47 डेज यहां पर आपके पास पैसे आते हैं। मुझे बताइए इस दौरान आपकी जेब से कोई पैसा नहीं गया हुआ? नहीं गया हुआ ना, आप उधार पे लाए, पैसा आउट हुआ यहां पे, यहां पे, और पैसा मिला यहां पे, तो क्या ये जो गैप है इतनी देर पैसा उठ रहा, इतनी देर पैसा उठ रहा ना, तो इसका मतलब है कि 47 माइनस 19 कितना बना? ये तकरीबन वही 28.29 दिन बने। तो असल में ये फॉर्मूला ये चीज बताता है कि आपका पैसा कितनी देर फंसा रहा बिजनेस के अंदर। समझ आ गई बात की? अब जरा खुद सोचें, कैश पे अगर खरीदा होता तो पैसा यहां पे आउट हुआ होता तो 47 डेज आ जाना था, ये 0 आ जाना था तो 47 आ जाता। तो इसका मतलब है ये जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर है। नेगेटिव में हो जाए तो क्या ही बात है, नेगेटिव में हो जाए तो क्या ही बात है, इसका मतलब है दूसरों के पैसों से कमा रहे हैं, दूसरे के पल्ले से कमा रहे हैं, ऐसे ही मतलब है ना इसका। ओके तो ये आगे एग्जांपल नंबर 3 है, ये बात आपने कर लेनी है। और हम जाते हैं पेज 766 के एंड पे, एक कैश साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल की एक रेशो है, ये डिस्कस करते हैं। उसने ये ऊपर एग्जांपल 3 का डाटा लिया हुआ है और उसकी बेस पे उसने इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज निकाले हुए हैं। तो फॉर्मूला होता है जी इन्वेंट्री डेज पर डेटर डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज, तो 87.4 कैश साइकिल। इट इंडिकेट्स दैट ऑन एवरेज BL नीड्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फॉर 87 दिन। क्या मतलब है 87 दिन का? किसका पैसा 87 दिन तक फंसा रहता है? तो सर क्या 87 दिन तक इसने काम नहीं चलाना है? इसका मतलब है कि 87 दिन के जो खर्चों के पैसे इसके पास होने चाहिए, ये मतलब है ना इसका। 87 दिन के खर्चों के पैसे होने चाहिए। कंपनीज के लिए पहले नॉर्मल एक लिखी बात नहीं है, नॉर्मल एक मार्केट में चलता था कि 3 माह के पैसे होने चाहिए, 3 माह के पैसे, 3 माह में जो कंपनी के खर्चे हैं ना वो कंपनी को अपने पास बैकअप के तौर पर रखने चाहिए। फिर आ गया कोविड, जब कोविड आया तो दुबई ऐसे उड़ा, ऐसे वहां पे कंपनियां उड़ी थी कोविड में लिटरली, क्योंकि वहां पे कंपनीज की जिंदगी 1 महीने या 2 महीने की होती है, वो अपने पास 1-1 महीने 2-2 महीने का बैकअप रख के बैठे होते हैं। अब चूंकि दुबई 80-90% तो टूरिज्म पे है और वहां पे है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर आप कभी गए हो, एक मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग भी है, बस ऊंची बिल्डिंग्स है और कुछ भी नहीं है।
और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सहरा ही सहरा है, बस इतना ऐसा हिस्सा है जो बिल्डिंग्स को दिखाता है और है ही कुछ नहीं, सारी बंद, एक एक करके सारी कंपनीज बंद। तो तब ये मार्केट में एक परसेप्शन आई कि भाई नहीं, साल का पैसा होना चाहिए पीछे, कम से कम साल तो सर्वाइव कर सको ना। अगर आपकी सेल भी बंद हो जाए तो इतना पैसा पीछे होना चाहिए कि साल तक सर्वाइव कर सको, वर्किंग कैपिटल चल सके आपका। तो 87 दिन अगर पैसा फंसा के बैठा रहेगा तो 87 दिन के खर्चों के लिए पैसा तो चाहिए। तो ये बात लिखी हुई है कि एवरेज बीएल नीड्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फॉर 87 दिन। This is average cycle of business operations from the time that suppliers are paid for the sources they supply to the time that cash is received from customer for the goods or services sold। तो पैसा जाने से लेके पैसा आने तक का जो वक्त होता है उसको कैश ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। बस ये लिक्विडिटी रेशियोज करते हैं और खत्म करते हैं भाई। बस ये इसके अंदर 2 रेशियोज हैं, डेट और सॉल्वेंसी, फिर कल मंडे को कर लेंगे। वैसे तो वो भी 1-2 ही हैं, लेकिन उस पर ना ज़रा बात होने वाली है, उस पर बात होने वाली है। और अब आपकी जो आंखें हैं ना, वो मुझे पता है नींद आपको बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं आपको नींद से जगाना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद लिक्विडिटी करके तो खत्म करते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियोज एंड द लेंथ ऑफ कैश साइकिल शुड बी मॉनिटर्ड ओवर टाइम। मिटा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? अच्छा चले, खैर मुझे पढ़ लेने दें। ठीक है, अगला जुमला अगर आप पढ़े तो समझ आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाईजान आपने इस साइकिल को मॉनिटर करना है और आपने ये देखना है कि ये दिन जो है ना कोई अनरीजनेबल ना हो जाए। ये नहीं कि 600 दिन पे पहुंचा हुआ है, ये नहीं कि 700 दिन पे पहुंचा हुआ है। तो कोशिश करके जितना कम कर सकते हैं ना वो कम कर दें। ओके, Positive working capital cycle balances incoming and outgoing payments to minimize net working capital and maximize free cash flow. For example, a company that pays its supplier in 30 days but takes 60 days to collect its receivable has a working capital cycle of 30 days. नजर आ रहा है, 30 दिन में पेमेंट करते हैं, 60 में पैसे आते हैं, तो 30 का साइकिल है ना। This 30-day cycle usually needs to be funded through a bank operating line and the interest on this financing is a carrying cost that reduces the company's profitability. तो इस 30 दिन को मुकम्मल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक से उधार लेना पड़ेगा, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट होता है ये। ग्रोइंग बिजनेसेस रिक्वायर कैश एंड बीइंग एबल टू फ्री अप कैश बाय शॉर्टनिंग द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे टू ग्रो। आपको बिजनेस करना सिखा रहा है भाई। वो कहता है कि अगर आपने बिजनेस करना है ना तो उधार मत लें और कोशिश करें कि अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ना वो कम से कम रखें, और दुकान पे लिख के लगा दें, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। ठीक है, उधार पे सेलें बंद करें और कैश पे काम करें। वैसे जिंदगी जो है ना ऐसी होनी चाहिए कि ना बंदा उधार पे ले चीजें, ना बंदा उधार पे दे चीजें, सुकून रहता है बंदे का। सर हैं लोग अभी भी ऐसे लोग हैं जो उधार पे नहीं काम करते, बहुत हैं, 2-4 को तो मैं भी जानता हूं, लेकिन बहुत कम है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल है। शायद उन्हीं की नेकियों की वजह से हम बचे हैं आज तक, शायद ऐसे ही होता है ना। ओके, आप लोग तो कैश पे ही काम करेंगे ना, आप लोग तो नहीं उधार के चक्करों में पड़ते, आप लोग तो कर्जा कुर्जा छोड़े, दफा करें। ओके, sophisticated buyers review closely a target's working capital cycle because it provides them with an idea of management's effectiveness at managing their financial position and generating free cash flow। तो फाइनेंस मैनेजर का काम होता है भाई, वो इन तमाम रेशियोज पर नजर रख रहा होता है, और नजर रखने के बाद जब उसको लगता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल आउट हो गया है, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं ये काम चला सकूंगा, तो फिर वो सेल्स वालों को कॉल करके कहता है कि भाई कल से दफ्तर ना आना पैसे लिए बगैर। पूरी बात तो सुन लिया करें आप। तो पैसे लिए बगैर दफ्तर ना आना, तो सेल वालों ने जिनको सेल की होती है उनसे पैसे इकट्ठे करके लेकर आते हैं ताकि ये स्क्वीज हो ये ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक होगी बात समझ आ गई? तो सर ये आपकी एफिशिएंसी को शो करती हैं ये रेशोस, कि आप कितने एफिशिएंट हैं अपने बिजनेस को चलाने में, इन्वेंट्री को सेल करने में, डेटर से पैसे वसूल करने में, क्रेडिटर से को पैसे पे करने में। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? वो दोस्त क्या हुआ यार, बोर हो रहा है, आवाज आ रही हो रही है, और ये पेपर में आ जाती हैं, पता है आपको? तो क्या हल क्या, अब किस तरह से मैं अब क्या करूं आपको, क्या आपकी नींद उड़ जाए? छुट्टी दे दें लोग, तो ये कौन पढ़ाएगा फिर? ये कौन पढ़ाएगा फिर रेशोस? वो सो रहे हैं, समझ आ नहीं रही आप लोगों को, तो पता नहीं क्या पढ़ाऊं मैं। कुछ समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? किसको समझ आ रही है वैसे? तुम्हें क्या, तुम तो सो रहे हो, तुम्हें क्या समझ आ रही है? हाथ खड़ा कर रहे हो आगे से, अजीब लोग हैं यार। एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब भाई नाश्ते के बगैर बैठा हुआ है, भाई खाने के बगैर बैठा हुआ है, भाई पानी पे जी रहा है, पानी भी नहीं पिया इतना, देखो 2 गिलास पिए सुबह के। यार अजीब लोग हो यार, मतलब भाई की कदर ही नहीं आ रही आपको यार। उस टाइम कौन सा नाश्ता यार? तो बेगम के मैसेज आ रहे हैं, आ भी जाओ ना रोटियां लेके।
यू नो मैन, आज बता के नहीं है, गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, क्या कहूँ मैं। जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है मैसेज आ जाता है, गाड़ी बंद होती है मैसेज आ जाता है, फिर मुझे फोन आ जाता है। वह ऐसे ही है। आपको क्या पता भाई, आपको क्या पता। फिर कहते हो सीए कर लो, जिंदगी आसान है, पता नहीं कौन सी आसान है। वो इतने फोन, वो इतने मैसेज, अच्छा सॉरी। चलिए जी खत्म करें इसको, 5 मिनट लगाते हैं, लेकिन ये 5 मिनट में खत्म नहीं होगी ना लिक्विडिटी। Liquidity means having cash or access to readily available cash to make payments for settling the short-term obligations of the entity. Liquidity ratios basically आपकी ना कंपनी की हालत के बारे में बताती हैं कि आपकी इस कंपनी की हालत क्या है। क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकें। लिक्विडिटी ये बताती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी परफॉर्मेंस को बता रही है, वर्किंग कैपिटल रेशियोज आपकी एफिशिएंसी को बता रही हैं, और ये आपकी हालत को बता रही है। ठीक होगी बात? ओके, कुछ लिंक बन रहा ना? ओके चले जी, अब देखते हैं इसमें 2 रेशोज ही आती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो, और ये बड़ी आसान रेशोज हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला है जी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स मिसाल के तौर पे अगर 5000 है और करंट लायबिलिटीज अगर आपके पास 2500 है, तो आंसर आता है 2, और ये परसेंटेज में नहीं होता। इस 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए हैं। अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है भाई कि आपके पास लायबिलिटी पे करने के लिए पैसे हैं, तो आपकी हालत अच्छी है। लेकिन अब आते हैं जरा आपके जूतों में। आप कौन लोग हैं? आपने दोस्तों से पकड़े हुए हैं उधार 10,000, और आपके जितने कुल असासाजात हैं वो हैं 5 रुपए के। अब आप क्या हालात है? आपके करंट एसेट्स 5 के, लायबिलिटी 10। क्या आंसर आता है बताए? यार नहीं, कुछ ज्यादा से हो गया, इसको 500 तो करें ना कम से कम। आप बताए अब क्या आंसर आता है? 0.05। ले जी, इस 0.05 का क्या मतलब है कि 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 पैसे हैं। ये मतलब है ना इसका। तो क्या अच्छे जा रहे हैं आप? नहीं सर। मुल्क पाकिस्तान की जरा बात करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। कितना कर्जा है? इतने में पूरा आ जाएगा? डिनोमिनेटर इतने में पूरा आ जाएगा। और एसेट कितने होंगे? वो थोड़े से ही होंगे इतने को। तो इसका मतलब है कि हालात थोड़े खराब हैं। अब आपको बात समझ आ जाएगी। जब ये सिचुएशन हो जाती है ना, जब ये सिचुएशन, यहां तक तो सब अच्छा है, जब ये सिचुएशन हो जाती है तो इसका क्या मतलब है? हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब समझ आइए, जो टीवी पे बार बार बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, उनके कहने का मतलब हो गया, आपको क्या लगता है ये लाइन बड़ी हो गई है? ये लाइन तो बहुत छोटी सी हो गई है भाई। अब तो हमारा कर्जा डिनोमिनेटर में बहुत थोड़ा है, यही बात होगी। या दूसरी बात, हमारे एसेट बहुत बढ़ गए। दोनों ही ऑप्शन होती हैं, लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, एसेट बढ़ जाए, दोनों बातों पे ठीक है, दोनों बातों पे काम हमारा बेहतर हो जाता है। तो इसीलिए जब वन से नीचे, एनीथिंग बिलो 1 इज रिस्की, एनीथिंग बिलो 1 इज रिस्की। 1 या 1 से ऊपर तक चले ठीक है, अच्छा है, 1 से जितना ऊपर जाएंगे अच्छा है, लेकिन एनीथिंग बिलो 1 इज प्रॉब्लमैटिक। सिंपल करंट रेशियो ये बताती है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, और ये कहती है अ करंट रेशियो ऑफ 2.9:1 और हायर इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी। हाउएवर, अच्छा अब यहां पे देखिए, एक भाई साहब हैं, उनके करंट एसेट्स हैं 1 करोड़ के, और लायबिलिटीज है उनकी 10,000 की। कितनी करंट रेशियो है इनके पास? कितनी करंट रेशियो है? 40 से गए 1,000 की, 1000:1, यानी 1 रुपए लायबिलिटी पे करने के लिए इनके पास 1,000 रुपए हैं। क्या ये बात आपको समझ आती है? बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन गौर कीजिएगा, हमने न्यूमरेटर में करंट एसेट्स लिए हुए हैं, यानी वो एसेट्स जो कि 1 साल से कम का फायदा देते हैं आपको। भाई ये बंदा जो है ना, ये अक्लमंद नहीं है, इसको अपने कुछ पैसे निकाल के ना नॉन करंट एसेट्स में डालने चाहिए, शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दे, कोई 6 साल 8 साल की इन्वेस्टमेंट ले ले जिसमें ज्यादा रिटर्न होता है,
क्योंकि इसको इतना पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है। बस ठीक है इतना रख ले, चलो अपने पास लेट्स से 30,000 रख ले, 30,000 वो 10,000 भी करेगा तो 3:1 बहुत है, बहुत है। बाकी पैसा उठा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाले। इसका मतलब है कि इस बंदे ने ठीक है अपनी पोजीशन तो बेहतर रखी हुई है, लेकिन यह बंदा बेहतर इन्वेस्ट कर सकता था, यह नहीं कर पाया। बात समझ आई? तो बहुत ज्यादा करंट रेशियो भी इतनी अच्छी बात नहीं है। A higher current ratio might not indicate the ability to pay off the entity's current obligation efficiently, as a huge portion of current asset may comprise of needless, obsolete. Okay, एक और मसला इसके अंदर, मसला अब एक और इसमें यह है, बस ये आखिरी बात है और उसके बाद 2 मिनट की रीडिंग है, फिर बात खत्म हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कहता हूं ये 2 रुपए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने इस 5,000 को ब्रेक किया तो पता लगा इसमें से 500 थे कैश के, बैंक के और डेटर्स के, बकाया जो 4500 था वो थी इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री भी कौन से वाली? ऑब्सोलीट, खराब वाली इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो है, बहरहाल इन्वेंट्री तो है। अब बताइए, अब कुछ कहानी बदल गई कि कहानी अब भी वही है? अब तो बदल गई। अब आप सवाल करेंगे, आपके पास वो बंदा आएगा कहेगा भाई मेरे पास 1 रुपए लायबिलिटी पे करने के लिए ना 2 रुपए हैं। आप उससे सवाल करेंगे, यार ठीक है मान लिया तुम अच्छी बात कर रहे हो, क्या 4500 तुम बेच सकते हो? ये तो ऑब्सोलीट खराब है, ये कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब है कि करंट रेशो ठीक है कुछ ना कुछ बताती है, लेकिन कुछ मसले मसाइल इसमें भी हैं। इस मसले को हल करने के लिए क्विक रेशो आई, और क्विक रेशो ने कहा कि हम भी करंट एसेट्स लेंगे लेकिन हम उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे? करंट एसेट्स 5,000 के, इन्वेंट्री 4500 से माइनस कर दी और लायबिलिटी कितनी होगी? 2500। ले जी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गई। बताइए 0.2 ले जी, बड़ा गर्क हो गया सारा। और इसको क्विक रेशो क्यों कहते हैं? क्विक रेशो इसलिए कहते हैं कि करंट रेशो के अंदर कैश फौरन अवेलेबल, बैंक फौरन अवेलेबल, डेटर के पास बंदूक लेके जाएं, कैश फौरन अवेलेबल, इन्वेंट्री टाइम लगेगा बेचने में भाई, टाइम लगेगा। आप पहले इन्वेंट्री डेज निकाल चुके हैं, ये देखें, वक्त लगेगा बेचने में भाई, ये क्विक नहीं है। अगर आज आपसे क्रेडिटर ने पैसे मांग लिए तो ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी किसी तरीके से खींच लेंगे, ये कैसे बेचेंगे? इस पे तो अपना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए ये क्विक नहीं है, ये क्विक एसेट नहीं है। क्विक एसेट ये 3 है तो सिर्फ इन्हीं को शामिल करो, तो हमने सिर्फ इन तीनों को शामिल कर लिया। करंट में से इन्वेंट्री निकाल देंगे तो ये 3 बचेंगे ना, तो क्विक यही बचे, इसलिए इसको क्विक रेशो बोलते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि करंट रेशो शुड बी समवेयर अराउंड 1.75, 1.62 और क्विक रेशो शुड बी समवेयर अराउंड 1.2, 1.25। ये जरा एक अच्छी रेशोज हैं। बहुत ज्यादा ऊपर भी खराब है और 1 से नीचे तो वैसे ही बेड़ा करके, तो आप डिफॉल्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए क्विक रेशो सेज अच्छा क्विक रेशो देखें, उसने क्विक एसेट का फॉर्मूला है जी, करंट एसेट में से इन्वेंट्री निकाल दी। कुछ लोग प्री पेमेंट्स में निकाल देते हैं, चले हम भी निकाल देते हैं, होती है प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या ख्याल है? अभी जो आप प्री रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ये प्री रजिस्ट्रेशन क्या होती है? प्री पेमेंट होती है, ठीक है। ये आपके किसी की आपको वापस नहीं मिलनी, ये तो सर्विसेज आपने ले लेनी है तो बस यूटिलाइज हो जाने हैं, तो ये भी तो आपको मिलने थोड़ी है, तो इसलिए लोग प्री पेमेंट्स को भी निकाल देते हैं। तो इसीलिए वो कहता है क्विक रेशो सेज कंपनी कैन पे ऑफ ऑल इट्स करंट लायबिलिटीज विद लिक्विड एसेट्स एंड कैन स्टिल हैव सम क्विक एसेट्स लेफ्ट ओवर। द एसेट टेस्ट, ये क्या नाम है? एसिड टेस्ट रेशो, तेजाब का टेस्ट कर रहे हैं हम, मोर रेगुलर, इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो, ब्ला ब्ला ब्ला, बस ठीक है, ये 1 से कम होगी तो प्रॉब्लम है। Quick ratio is also called asset test ratio that acknowledges that prepayments will not be available to settle obligations and inventory might take long time to be available for settling the obligation। यही बात आपको बताई थी कि इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा वक्त लगाएगी और प्री पेमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए बाकी जो क्विक बचेंगे वही 3 बचेंगे। It is suggested that there is an ideal current ratio of 2 and ideal quick ratio of 1. However, this is not necessarily true, and in some industries, much lower current ratios are normal. It is important to assess the liquidity ratios by considering changes in the ratio over time, the liquidity ratios of other companies, the industry average ratios. तो आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें, दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करें, तो फिर बात जो है वो कुछ बेहतर समझ आएगी। अदरवाइज आइसोलेशन में आप देख के नहीं बता सकते।
किसी का यहाँ तक कोई सवाल? आपने कहा था कि ज़्यादा हो तो भी सही नहीं। बहुत ज़्यादा हो तब भी मुनासिब नहीं है। तो उससे हम लोग वो ज़्यादा है रेशो, मतलब कि एक से ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा है, यानी क्या नहीं, 2:1 3:1 तक चल जाता है, लेकिन अगर आपने 1000:1 रखी हुई है ना, तो भाई आपने बेवकूफ़ी की हुई है कि सारा पैसा करंट एसेट में फेंका हुआ है। बेहतर है उसको किसी लॉन्ग टर्म एसेट में डाल के इन्वेस्ट करें, कोई फैक्ट्री बना लें, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न होता है वो कर लें। ओके, ठीक है जी। बस मंडे को इंशाल्लाह अब ये डेट और सॉल्वेंसी रेशियोज करेंगे, इसके पास पेपर कर लेंगे और IS 8 के जो सवाल हैं वो करेंगे। ट्यूसडे को फिर हम EPS की तरफ आएंगे और 7 रेशियोज के सवाल करना शुरू कर देंगे। तो फिर रेशियोज को साथ पैरेलल लेके, तो ये मत समझिएगा कि रेशियोज कंप्लीट हो गई। रेशियोज की अभी हमने सिर्फ नॉलेज ली है, इसकी प्रैक्टिस अभी बाकी है। तो हम प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, साथ साथ हम नई थ्योरी भी नया टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, साथ EPS चल जाएगा। होमवर्क नहीं बस, हाँ सॉरी, बल्कि मुझे याद है, मुझे बताना था सर, ये जितनी भी रेशियोज हमने पढ़ी है ना, ये कैलकुलेट तो वैसे हुई हैं, इसी अदील लिमिटेड वाले सवाल की ना रिकैलकुलेशन कराइएगा प्लीज। एक पेपर लेके ना उस पर रिकैलकुलेशन कराइएगा, ताकि आपको रेशियोज याद हो जाए और इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको पता लग जाए। मुलाकात होती है परसों। अल्लाह हाफिज।